आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। ऑलराइट, तो मैं आपके चैट ही पढ़ रहा था तो कोई कह रहा आपका पूरा नाम आज पता चला। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है यार इंटरव्यू में, यार ना पूरी बातें जाती नहीं है। अब इंटरव्यू में क्या हुआ मैंने देखा एक मैसेज गलत चला गया। ठीक है एक मैसेज गलत हो गया इंटरव्यू में। तो जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता बता देता हूँ। द ललन टॉप पे मेरा एक इंटरव्यू हुआ है, आज उसका वीडियो डाला गया है। तो मैंने उसमें कुछ पैसे को लेके बोल दिया है ना कि पैसा एक मोटिवेशन था, और डेफिनेटली था, आज भी है। उतना पैसा मेरे को चाहिए कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बिकॉज आप कितना भी जीवन में बोल लो, पैसे बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा ही मैसेज सबको देता हूँ, इतना कमाओ कि किसी से मांगना ना पड़े, तुम्हारी जरूरतें पूरी हो, तुम्हारी परिवार की जरूरतें पूरी हो। ठीक है, तो खैर पैसे को लेके पर्सपेक्टिव बहुत बदला लाइफ में। मुझे पर्सनल मटेरियल शौक ज़्यादा नहीं है। जैसे मेरा फेवरेट कप ये है, मैं हर बार बोलता हूँ, ये टूटा हुआ कप है एंड आई ऑलवेज यूज दिस बिकॉज द ग्रिप इज गुड। ठीक है, सो इसका ग्रिप ज़्यादा अच्छा आता है क्योंकि यहाँ पर ये हैंडल निकल गया ना, तो यहाँ पर ये गैप्स है, इसमें हाथ बड़ा सही फिट हो जाता है। ये मेरा फेवरेट कप है, मैं इसी में चाय पीता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा मटेरियल शौक नहीं है, बट घर वालों की जो इच्छाएं हैं मैं चाहता हूँ मैं हमेशा पूरी करूँ। तो जैसे किसी का शौक है, अगर लेट से कि हमें कोई गाड़ी खरीदनी है, तो मैं बहुत बड़ा रोड़ा नहीं बनता हूँ। ठीक है, एक बार मैं समझाता हूँ कि क्या जरूरत है, छोड़ो। बट देन अगर लगता है कि इनको उससे खुशी मिलेगी तो ठीक है। So I do not want to change everyone. I just want to have that much money in life so that I can fulfill desire of others. I have no such desires now. But yes, I understand the value of money because अपने पिताजी को किसी के सामने देखना कि वो 2000 रुपए के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था इसको स्वेलो करना। तो ये था कि मेरे को पैसे कमाने हैं एंड लीगली कमाने हैं, इलीगली नहीं कमाने हैं, और मैं वही कर रहा हूँ। मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, काफ़ी अच्छे पैसे कमाता हूँ, और बट वो पैसे दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बी रिच, डोंट शो दैट यू आर रिच, क्योंकि शो करना मुझे थोड़ी सी गंदगी लगती है। मुझे लगता है कि आप खुद पैसे रखो अपने पास, खुश रहो, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, बट दिखाने के लिए नहीं किसी को। ठीक है, हाँ जी। तो अब जैसे मेरे पिताजी हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है मेरे लिए, बहुत दिन साइकिल से चले हैं, तो उनको एक गाड़ी देने का मन है, बट कई बार पूछा पापा से तो वो बोलते हैं नहीं चाहिए, तो मैं भी कहता हूँ छोड़ो। ठीक है, बट एक गाड़ी उनके लिए लूंगा, जिससे वो चलेंगे नहीं, मुझे पता है। ठीक है, अल्टीमेटली मुझे ही चलना पड़ेगा उससे, इसलिए सोच सोच कर रुक जाता हूँ कि नहीं खरीदते हैं। फिर लगता है कि एक बार खरीदते हैं उनके लिए। वो जो स्ट्रगल उन्होंने जिया है ना, बस एक एक कहते हैं ना कि बस एक मोमेंट के लिए, कि उनके लिए वो करना है। ठीक है, जस्ट फॉर हिम। सो वो करेंगे कभी ना कभी। हाँ जी, बाकी ठीक है, चले पढ़ लें। ओके, पढ़ लेते हैं, है ना। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ इंस्पिरेशन मुझसे लेने की ज़रूरत है। नॉर्मल आदमी हूँ, फेंकता ज़्यादा हूँ नहीं, जो है वही बोलता हूँ। ठीक है, वैसे इंटरव्यू इतना छोटा होता है कि उसमें सारी बातें नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी बातें फिर कहीं और जाएंगे तो फिर और बात करेंगे। मज़ा आया मुझे, वैसे मैं कहीं जाता नहीं था, लोग बुलाते तो भी नहीं जाता था। कई बार पॉडकास्ट के लिए इन्विटेशन आया तो मैंने मना कर दिया, क्या ही बात करेंगे अपने बारे में। ठीक है, बट एनीवे ठीक है, अच्छा लगा। तो आगे भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है, टाइम होगा तो चले जाएंगे। ठीक है, तो और जान लेना मेरे बारे में। चले शुरू करें। ठीक है, ओके। विद यू इट सीम्स पॉसिबल नाउ टू क्रैक द एग्जाम। यस, सोच बड़ी रखो बेटा, बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आप जैसा आपके आसपास के लोग सोचते हैं, अगर वैसा ही सोचोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको सोचना बड़ा ही पड़ेगा, अगर बड़ा नहीं सोचोगे ना तो बड़ा कर भी नहीं पाओगे। मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि बड़ा सोचना पड़ता है बड़ा करने के लिए, और फिर उसको जीना पड़ता है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। लड़ाइयाँ लड़ी है मैंने, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, बट दिमाग में क्लियर था कि हाँ यार, लड़के ही आगे बढ़ सकते हो। और तरीका क्या है, एवरेज काम करोगे तो एवरेज ही तो बनोगे। बड़ा करो, बड़ा करना है तो लड़ो। ठीक है, अपने अपने शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस दो, लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस दो। तो वो मैंने दिया है। ठीक है, हाँ जी, सबको करना पड़ता है जिंदगी में, कुछ खोगे नहीं तो पाओगे कैसे। ठीक है, चलो। और ऐसा खोने का भी नहीं, तैयारी में तो यार नॉलेज मिलती है ना, यू जस्ट गेन नॉलेज। तो एनीवे, इंटरव्यू ललन टॉप पे आया है, देखना है देख लेना, नहीं देखना मत देखना। ऐसा कुछ गेन नहीं कर लोगे उससे कि हाँ मेरे बारे में थोड़ा कुछ जान जाओगे बस। ठीक है, हाँ चलो अर्जुन मोड ऑन करो, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, सो अर्जुन मोड ऑन कर लीजिए सभी लोग। अर्जुन मोड का मतलब होता है फोकस। ठीक है, फोकस ऑन द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। चलें आगे बढ़ें। ओके, लेट्स गो। ओके,
सो पहला सवाल है रंग बिरंगी स्लाइड, वाओ ठीक है, अर्जुना बैच। चलो करते हैं। ए बी का रेशियो दिया है, बीसी का रेशियो दिया है, सीडी का रेशियो दिया है, आपको एबीसीडी का रेशियो निकालना है। ये सारे बच्चों को मौका मिलेगा इस सवाल को ट्राई करने का। समय दे रहे हैं 30 सेकंड और जल्दी से इसको सॉल्व करिए प्लीज। सारे अर्जुन मेरे लग जाओ। जो लड़कियां हैं उनको भी मैं अर्जुन का नाम ही दे रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, दो दो नाम नहीं रख सकते, अर्जुन ही बोलना पड़ेगा सबको। तो आप भी अर्जुन ही हो, ये मत सोचना कि अर्जुन मेल थे तो सिंबॉलिक है। अर्जुना मतलब समबडी हु इज फोकस्ड, तो आप भी मेरी अर्जुना ही हो, ठीक है। एक ही नाम रख सकते हैं, दो नहीं रख सकते हैं, बुरा मत मानिएगा प्लीज, ठीक है। ओके, सो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं बी ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को जरा तोड़ते हैं। सो आपको मैंने तरीका बताया था कि अगर मुझे ए बी दिया हो, मुझे बी सी दिया हो, मुझे सी डी दिया हो और मुझे ए बी सी डी का रेशियो निकालना हो, तो मैंने तरीका बताया था कि भाई ये अगर 2 3 है, ये 3 5 है, ये 4 7 है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे। हम जब ए को लिखेंगे तो हम इसका गुणा करेंगे, तो 2 3 6 चौके 24 बन जाएगा। जब हम बी को लिखेंगे तो इसका गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9 चौके 36, तो यहाँ 36 बन जाएगा। जब हमें सी लिखना है तो 3 पचे 15, 15 चौके 60 होता है, यहाँ 60 लिखते हैं। और जब हमें डी लिखना है 3 पचे 15 7 105 बनता है, तो यहाँ 5 लिखते हैं। अब काटने की बात है किससे कटेगा, तो देखो एक चीज तो दिख रही है, 3 से साफ साफ कट रहा है सारी वैल्यूज। 3 से काट लो, 3 8 24 बनेगा, 3 से 12 बनेगा, 3 बटे 36 बनेगा, 3 से 20 बनेगा और 3 से यहाँ 35 बन जाएगा। तो रेशियो कितना आया, 8 12 8 12 20 35। बट ये इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका नहीं है। मतलब आप अगर ऑप्शंस दिए हैं रेशियो में तो आप जल्दी सवालों को कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं रैमो मंत्रास पे, कैसे हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो ध्यान से, आपको पता है कि मेरा ए और बी का रेशियो 2:3 ही रहेगा, कहीं भी चले जाओ ये थोड़ा ना बदल जाएगा। क्या यहाँ 2:3 है, नहीं, काट दो, यहाँ 5:4 है। ये 8:12 2:3 ही है, 4 दूनी 8 4 3 12, तो ये हो सकता है। यहाँ भी 2:3 है तो ये भी हो सकता है। यहाँ देखो 5 चौके 20 5 7 35, ये नहीं हो सकता है। अब एक काम करेंगे, अब हम देखेंगे बी और सी का रेशियो 3:5 बनना चाहिए। 3:5 बी और सी का रेशियो कहाँ कहाँ है, यहाँ है, नहीं है, दो ऑप्शन ही बचे हैं, बी या सी। यहाँ 3:4 है बी और सी का रेशियो, ये भी गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो सिर्फ बी है। अगर 3 ऑप्शन कट जाते हैं, जो बचा उसका सही होना उसकी मजबूरी है। तो रेशियो में हमेशा ऑप्शंस का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्नों को कर सकते हैं। मैंने एक चीज और बताई थी, अगर याद हो, कि जब ए बी बी सी सी डी दिए हो और आपको सीधे ए रेशियो डी लिखना हो, मान लिया, वो तुरंत लिख सकते हो आप। कैसे, सबका पहला टर्म गुणा कर लो, 2 3 6 चौके 24, ए रेशियो डी में 24 आ जाएगा और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबका आखिरी टर्म गुणा कर लो, 3 5 15 15 7 105। इसका रेशियो क्या आ गया, इसका रेशियो 8:35 आ गया। किसी भी ऑप्शन में 8:35 नहीं है सिवाय बी के। तो आप सीधा बोल सकते हो कि सिर्फ ए और डी देख के भी हम आंसर लगा सकते हैं, और वो आंसर क्या है, बी है। तो जब भी आप सवाल करें, आसान सवाल करें, तो ये एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है, इस पे तो हमें जोर देना ही है, ये भूलना नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो हथकंडे होते हैं, जो ऑप्शंस चेक करने के तरीके हैं, जैसे मैंने क्या बोला, अगर ए बी का रेशियो 2:3 है, तो ये तो कहीं भी जाओगे 2:3 मेंटेन होना चाहिए ना। यहां नहीं हो रहा है तो ये गलत है, यहां नहीं हो रहा है तो ये गलत है। 5 चौके 20 5 7 35, 4:7 का रेशियो है। दो ऑप्शन में ए और बी 2:3 है। फिर मैंने बोला कि बी और सी का रेशियो 3:5 होना चाहिए। बी और सी का 3:5 रेशियो यहां नहीं है, तो ये भी गलत है। 3 गलत होंगे तो चौथा सही होगा। फिर मैंने एक और एडिशनल जानकारी दी कि अगर सिर्फ पहला और आखिरी का रेशियो निकालना होता है, तो पहले पहले टर्म्स का गुणा और आखिरी आखिरी टर्म्स का गुणा करने से मिल जाता है। तो इससे भी एक तरीका है जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर और नॉट, यस, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। चलो अगला सवाल है, जरा देखते हैं कि कौन इसका उत्तर देता है। जल्दी से सॉल्व करो, 30 सेकंड का वक्त है, फिर हम लगाएंगे। x बराबर 1/2 y दिया हुआ है, y हमारा 1/3 z दिया हुआ है। मुझसे x y z का अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले मुझे लिखना है x और y का रेशियो, फिर मुझे लिखना है y और z का रेशियो। x और y का रेशियो अगर हम लिखते हैं तो ये मिलेगा हमें 1:2, y और z का रेशियो हमें क्या मिलेगा, 1:3। अब अगर हमें कभी दो ही रेशियो दिए हो और x y z का रेशियो लिखना हो, तो इसका एक तरीका आपको पता ही है कि भाई एक तो इसका प्रोडक्ट हो जाता है 1, एक प्रोडक्ट हमारा बनता है ये 2x1, और एक प्रोडक्ट हमारा बनेगा 2x3 जो कि 6 के बराबर होगा। तो 1 2 6 का रेशियो बनेगा, ऑप्शन क्या होगा, सी के बराबर होगा। लेकिन इस सवाल को ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता थी ही नहीं। क्यों नहीं थी, इसका सिंपल सा कारण यह है कि हमने देखा कि x और y का जो अनुपात है वो 1/2 है। जैसे मैंने देखा x और y का अनुपात 1/2 है, देखो किस ऑप्शन में 1/2 है, यहाँ है, नहीं तो ये गलत है, यहाँ है, नहीं तो ये गलत है, यहाँ है, हाँ तो हो सकता है। लेकिन मुझे आखिरी भी देखना पड़ेगा, कहीं दो ऑप्शन में हो सकता हो x y 1/2 दिया हो। दूसरी कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ 1/2 नहीं है। 3 ऑप्शंस में x और y का अनुपात 1/2 नहीं है, तो सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पोल गलत था, पोल पे ऑप्शन की बेटा ध्यान मत देना, क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं पता है। मैं वो अध्यापक नहीं हूं जो ऑप्शन पहले देख के आता है। मेरे को सॉल्व करना तो मैं कोई भी ऑप्शन लगा के दे दूंगा। अगर मुझे सीधा दिख गया कि हाँ यही ऑप्शन है तो वो दे दूंगा, वरना मैं बिना ऑप्शन के पोल देता हूं आपको। गलती से सी क्लिक हो गया होगा, ठीक है, चिंता ना करें, ठीक। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में पोल दे रहा हूं बिना किसी ऑप्शन के, आप बस पोल करो। करेक्ट ऑप्शन मार्क नहीं किया मैंने इसमें, ठीक है। जरा इस पोल पे पोल का हिस्सा लें और सॉल्व करें।
और बाद में चेक कर लें कि आपका सही गया नहीं गया क्या हुआ। ओके, हाँ जी, जल्दी से इसे सॉल्व करो। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं सी सही है, देखते हैं क्या सही है, क्या लॉजिक लगाया तुमने। अच्छा, पहले इस बार क्या करते हैं ना, पहले इस बार हम सीधा ऑप्शन सी करते हैं। कैसे? देखो यहाँ रेशियो निकालना थोड़ा अजीब है, ए बटा बी रेशियो बी बटा सी। सिर्फ पहले दो को देखो जरा, ए बटा बी रेशियो बी बटा सी, जरा देखो इसका रेशियो क्या होगा। मैंने बताया था कि अगर कभी फ्रैक्शंस का रेशियो निकालना हो तो ये क्या बनता है, ए इंटू सी, और यहां बन जाता है बी स्क्वायर। तो पहले दो का जो अनुपात है वो मैं सिर्फ देखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हर ऑप्शन में पहले दो की वैल्यूज अलग अलग है, मुझे दिख रही है, कोई भी कॉमन रेशियो नहीं है। इन्हीं दोनों से मेरा काम बन जाएगा। तो ए इंटू सी क्या है बेटा, देखो जरा, ए इंटू सी है 4 छक्का 24, 24 बना। और बी स्क्वायर क्या है मेरा, 25, और बी स्क्वायर मेरा 25 है। तो मेरा आंसर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन। इवन मैं बताऊं, इसमें एक और छोटा तरीका है। छोटा तरीका यह कि जैसे आपने बी स्क्वायर देखा, आप सिर्फ दूसरा नंबर देखो, क्योंकि दूसरा नंबर बी स्क्वायर के आसपास, बी स्क्वायर 25 है, कोई भी और नंबर 26, 26, 27 है, वो तो आ ही नहीं सकता स्क्वायर। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये कटा हो, क्योंकि कटेगा तो 25 से कम हो जाएगा ना बेटा, कटेगा अगर तो 25 से कम हो जाएगा ना, वो तो है नहीं। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ देखो 25 के अलावा कुछ हो नहीं सकता। देखो 25 अगर कटेगा तो 5 बनेगा, ये 26, 26 है तो ये कट के तो नहीं आए हैं। इसका मतलब डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आनी है, जब आपने ये लिख के देख लिया तो। खैर, मुझे पता है कि आप ये सिर्फ मेथड लिख देने से खुश तो नहीं होंगे आप, तो पूरा मेथड भी कर लेते हैं। पूरा मेथड आपका ऐसे बनेगा कि सारे ऑप्शन को आप, ये जो वैल्यू है ना ए बटा बी, यहां है बी बटा सी, और यहां है सी बटा ए, इसको सबको अगर मैं एबीसी से गुणा कर दूं हर एक टर्म के, तो रेशियो बदलेगा क्या? नहीं, एक सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से रेशियो नहीं बदलता। तो मैं सबको क्या कर रहा हूं, सारे रेशियोज को इंडिविजुअली ए इंटू बी इंटू सी से गुणा कर रहा हूं, ए इंटू बी इंटू सी से गुणा कर रहा हूं। ए इंटू बी इंटू सी से गुणा करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर सी, इसको हम ए इंटू बी इंटू सी से गुणा करेंगे तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर, ये ए से कट के बन जाएगा बी इंटू सी स्क्वायर। अब रख दो वैल्यू, ए स्क्वायर इंटू बी कितना होगा, 16 पंचे 16 छक्का 96, 16 इंटू 6 लिख दें अभी। ए इंटू बी स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 इंटू 25 बन जाएगा। हम बी इंटू सी स्क्वायर की बात करेंगे तो ये 5 इंटू 36 बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें थोड़ा काटपीट मचा लेनी है। 4 से सब कट रहे हैं, 4 चौके 16 और 4 नवाई 36। अब देखो वैल्यू क्या आ गई, 24 रेशियो 25 रेशियो 45। तो देखिए, जब भी हम ये राइमो मंत्रास सीखेंगे, राइमो मंत्रा का मतलब किसी भी क्वेश्चन को करने का छोटा तरीका, तो ऐसा नहीं कि हम ट्रेडिशनल तरीके को भूलेंगे, जी नहीं। ट्रेडिशनल तरीके में भी हमारी पकड़ होनी चाहिए। कहते हैं ना, गली जो संकरी है, अगर आप कार चलाना सीख रहे हो, कार रोड पे चलती है, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, और कई बार संकरी गली हो जाती है। तो जब आप कार से चलना सीख लें तो ऐसा ना हो कि इतना मोटापा अपना बढ़ा लें कि आप पैदल भागना भूल जाएं। लोगों के साथ ऐसा होता है, बेचारे भाग ही नहीं पाते, कुत्ते ने दौड़ा लिया, अब कार लेके भागने का वक्त ही नहीं होता है, पैदल ही भागना काम आता है। एक बार कुत्ते ने दौड़ा लिया मुझे यार, लास्ट ईयर की बात है, मैंने डाला था फेसबुक वगैरह पे, अगर आप मुझे फॉलो करते देखा होगा आपने, दौड़ा लिया कुत्ते ने यार। पैंट भी सरक रही थी, मेरा पैंट ढीली थी, बड़ी मुश्किल हुई यार, पैंट पकड़ के एक हाथ से, और एक हाथ में कुछ दवा लेने गया था मैं, और भाग रहा हूँ मैं, बड़ा मुश्किल है। तो समझ में आ गया थोड़ा फिटनेस जरूरी है, वॉक वॉक करना शुरू किया फिर मैंने कि ये समस्याएं तो सॉल्व नहीं हो सकती कि आपको कार चलाना आता है। तो ऐसे ही ट्रेडिशनल मेथड का इंपॉर्टेंस है, समझे कि नहीं। तो वो पतली गली में चलना भी आना चाहिए, सकरी गली जहां कार ना घुस पाए, इसलिए हमें ये ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, पता होना चाहिए। आप इतना मजबूत हो कि आपको कोई ना हरा पाए हर सिचुएशन में, तब मजबूती हुई ना असली। ठीक है, जैसे कभी मान लिया जरूरत पड़ गई ऐसी, जैसे मान लिया इसी सवाल में एसएससी बदतमीजी करना शुरू कर दे, वो कहे लो नन ऑफ दीज डाल दिया, जिस दिन से उसने नन ऑफ दीज डालना ऑप्शन में शुरू कर दिया, अभी डालते नहीं ना है, उस दिन से ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि सिर्फ ये 25 देख के तब हम आंसर नहीं लगा पाएंगे। हम यहाँ जब आंसर लगा रहे हैं सी, तो हम कह रहे हैं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसलिए मेरा सी सही है। अगर नन ऑफ दीज डाल दिया एसएससी ने, तो हम ये नहीं बोल पाएंगे, फिर हमको लगाना पड़ जाएगा इस तरीके से, समझे कि नहीं बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें इसको खोना नहीं है, कभी भी नन ऑफ दीज डालना शुरू कर देंगे देन हमें वो पैदल ही चलना पड़ेगा। ठीक है, एक कह रहा इंस्टा पे आपको फॉलो करते हैं, अनइंस्टॉल कर दो इंस्टा। इंस्टा पे फॉलो करके क्या मिलता है तुमको, है टाइम की बर्बादी। हफ्ते में एक दिन इंस्टा इंस्टॉल करो, जो देखना है देखो, मुझे पता है तुम क्या देखने जाते हो इंस्टा पे, सब मालूम मुझे, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हफ्ते में एक दिन, रोज क्या करते हो इंस्टा पे, हफ्ते में एक दिन जाओ, घंटा भर देखो, निकल लो वहां से, है ना, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। एक्स वाई जेड का अनुपात दिया है 2 3 5, और मुझसे पूछ रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर की वैल्यू बता दो। जरा जल्दी से मुझे इसका उत्तर दें, मुझे उत्तर दें इसका जल्दी से। बहुत सारे लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं।
सी उत्तर सरासर गलत है। 83.78% लोगों ने सी उत्तर दिया है, और जो कि सरासर गलत उत्तर है। और सबसे पहले मैं आपको यह सिखाऊंगा कि अगर आप सोचने वाले इंसान बनोगे तो आप गलत उत्तर नहीं लगाओगे। आप मुझे बताओ, x जब 2 यूनिट है तो क्या ये 2 यूनिट है? यस, ये 2 नहीं है। 2 नहीं है, 2 इंटू मल्टीप्लायर है। तुमने 4x स्क्वायर किया तो मल्टीप्लायर का स्क्वायर बना, y स्क्वायर करोगे मल्टीप्लायर का स्क्वायर यहां भी आएगा, मल्टीप्लायर स्क्वायर यहां भी आएगा। जब बाहर निकालोगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद मल्टीप्लायर बचेगा। आपका आंसर एक इंटीजर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको यह नहीं बताया गया कि मल्टीप्लायर कितना है, सिर्फ एक रेशियो दिया गया है। ए और सी तुम्हारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते। बी और डी में अच्छी बात यह है कि चूंकि y और x लिखा हुआ है, x में खुद एक मल्टीप्लायर है, x क्या है? 2 यूनिट्स है, तो ये कह रहा है 5 इंटू 2 यूनिट्स। ये दोनों चल जाएंगे। अब एग्जाम में आप गए और आपने ए और सी में से कोई ऑप्शन लगाया, इसको क्या कहते हैं? रट के बैठे हो। मैथ्स तो तुम्हें आती नहीं। किससे पढ़ रहे थे अभी तक? बताओ, नाम लिखो। यूट्यूब पर किससे पढ़ रहे थे? देखें हम भी, हमें भी तो पता चले। ठीक है, इतना आसान सवाल है। मल्टीप्लायर पता नहीं था, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं कि मल्टीप्लायर है। ठीक है, मल्टीप्लायर नाम की चीज होती 10 ठोक के बैठ गए। हमने तुमको यही सिखाया कि x 2 नहीं है, यहां पर 2 यूनिट है, तो यूनिट का मतलब एक मल्टीप्लायर है, 10 नहीं है उत्तर। समझे कि नहीं? ठीक है, आप देखो, तो जो ऑप्शन गलत होने चाहिए पहले, उसमें तुमने एक सही मार दिया। ठीक है, अब देखो सवाल कैसे होगा। इस सवाल ऐसे होगा कि आंसर या तो x के टर्म में है या y के टर्म में है। एक काम कर लेते हैं, हम लोग x के टर्म में आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपने कहा अगर मैं x की बात करूं, या ऐसे लिख लो, यहां पर ज्यादा अच्छा है कि x को आप 2 के लिख लो, y को आप 3 के लिख दो, और z को आप क्या लिख दो? 5 के लिख लो, और अब वैल्यू डालो। तो आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी मेरी 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू हो गई 9k स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 इंटू जेड स्क्वायर हो गया आपका 75k स्क्वायर, क्योंकि 25 के स्क्वायर इंटू 3 75 बना। 16 और 9 25 और 75 कितना हो गया? 100 इंटू के स्क्वायर, और 100 इंटू के स्क्वायर हो गया 10k। मैंने क्या बोला था कि जब मल्टीप्लायर हम लिखते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता है, नहीं होता है, होता है। हमें पता है कि वो है, बस हम लिख नहीं रहे उसको। तो जब ये वैल्यू 10 तुम निकाल भी रहे थे, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक मल्टीप्लायर साथ में है, दैट इज सिंपली k। k इज द मल्टीप्लायर। अब हम इस k को कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप कहोगे x की वैल्यू 2k है, तो अगर मैं इसको x के टर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 5 इंटू 2k। 5 इंटू 2k, तो ये 5x के बराबर हो गया। अगर मुझे इसको y के टर्म में लिखना हो तो y की वैल्यू क्या है? 3k, तो मैं इसको लिखता 10/3 इंटू 3k, तो ये वैल्यू बनती 10/3 इंटू y। x और y के टर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ओके, ये कह रहा है क्वेश्चन में अगर सिर्फ 10 दिया होता तो क्वेश्चन बनाने वाले को मैं पकड़ पकड़ के कूटता। ठीक है, क्योंकि इसका उत्तर फिर कुछ सही नहीं होता। गलत उत्तर को सही तो हम नहीं मान सकते ना बेटा। गणित डेफिनेट सब्जेक्ट है, हवाबाजी नहीं है गणित। तो पकड़ के मारता मैं कि तुमको मल्टीप्लायर नहीं आता है। ठीक है, 10 कैसे सही हो जाएगा यार? 10 सही हो ही नहीं सकता यहां पर, समझे कि नहीं? ओके, 75 कैसे आया बेटा? z की वैल्यू मैंने क्या रखी? 5k का स्क्वायर, तो 5k का स्क्वायर 25 के स्क्वायर बनेगा, 3 से गुणा कर दिया 75 हो गया। सभी को समझ में आई? तो ये आंसर इसका डी है। अगर मुझे z के टर्म में लिखना होता तो क्या मैं लिख पाता? यस, z की वैल्यू 5k है, तो आप कहते हैं कि ये वैल्यू बनती 2 इंटू 5k। तो अगर z के टर्म में ये लिखना होता तो ये वैल्यू बनती 2z, 2 इंटू z। तो बेसिकली x और y के लिखे जाने से मल्टीप्लायर प्रेजेंट है, इसलिए आंसर मेरा बी और डी ही होगा। ये सवाल देख के ही तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मैं एक ऐसे टर्म को लिख रहा हूं जिस टर्म में मल्टीप्लायर गायब नहीं हो रहा है, डिवाइड थोड़े ना हो रहा है कोई, सब स्क्वायर स्क्वायर करके जोड़ दिया, फिर स्क्वायर रूट लिया, तो जो आंसर आएगा वो पार्ट्स में आएगा। 10 पार्ट आएगा या 32 पार्ट आएगा, मल्टीप्लायर तो होगा ही ना उसमें। अब उस मल्टीप्लायर को एडजस्ट करने के लिए आपको x या y या z लिखना पड़ेगा, आप ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते हो। 10, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ जाए। मल्टीप्लायर अगर एक हो तो बेटा एक होगा मल्टीप्लायर, तो उनको देना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे एक? मैं अपने आप थोड़ा ना मल्टीप्लायर मान सकता हूं। आप मुझे ये बताओ, अगर एक्स वाई जेड का रेशियो 2 3 5 दिया है, तो क्या तुमको मल्टीप्लायर पता है? नहीं पता है ना मुझे। मल्टीप्लायर एक होगा तो इनको बताना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू 2 है, तब हम बोलेंगे मल्टीप्लायर हमारा एक है। या ये बता दें कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे दें इसमें कि 2 3 5 5 10 है, तब हम कहेंगे 10 पार्ट 10 के बराबर है, तो मल्टीप्लायर एक है। कुछ देना पड़ेगा ना इनको, ऐसे कैसे कि मल्टीप्लायर एक है? रेशियो दिया होने से आपको वैल्यू नहीं पता होती, आपको मल्टीप्लायर नहीं पता होता है। उसके लिए इनको कोई और डेटा देना था, वो इन्होंने दिया नहीं। ठीक है बेटा, अगर ओनली ऑप्शन ही होता। अरे भाई कैसे आप गलत उत्तर को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? आपको कहना है कि ये आंसर नहीं होते, 10 दिया होता तो क्या इसको लगा देते? नहीं लगाते। क्यों लगाते? क्यों लगाते? अभी तुमको आके कोई बोल दे कि तुम भारतीय नहीं हो, मान लोगे? तुम कंटाप मारोगे दौड़ा दौड़ा के। आधार कार्ड दिखाएंगे नहीं उसको, कंटाप मारना शुरू करेंगे उसको। जरा दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। गणित
एक सब्जेक्ट है जो डेफिनिटिसिटी के साथ आता है, ऐसा हवाबाजी थोड़ा ना है मैथ्स, कुछ भी बोल दे मान लेंगे हम, ठीक है, समझे कि नहीं? 5x ऐसे हुआ बेटा, मैंने k के टर्म में लिख दिया कि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आंसर मेरा 10k आएगा जिसमें x खुद 2k के बराबर है, तो मैंने लिखा ना 5 इंटू 2k, अगर मुझे x के टर्म में लिखना है और 2k की जगह x रख दिया, तो मुझे 5x आंसर मिल गया। आगे बढ़े ना आप? ठीक, अगला सवाल देखिए, चलो लगाओ तुम लोग। 116 को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, रेशियो दिया है, आपको मिडिल पार्ट निकालना है, कितना होगा? मिडिल पार्ट का मतलब जो बीच में रेशियो लिखा ना 1/4, उसकी वैल्यू मुझे चाहिए। पहले हमें इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। रेशियो सिंप्लीफाई करने के लिए 5 और 4 का एलसीएम 20 है, उससे गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने के बाद सिंपल रेशियो मिल जाएगा, उसको 116 के बराबर करके मल्टीप्लायर निकाल लेंगे, मल्टीप्लायर निकाल के मिडिल वाली वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो कैसे करना है देखिए, आप कहोगे 1 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 मुझे दिया है, मुझे इसको करना है सिंप्लीफाई। हम क्या करेंगे, 20 से गुणा करेंगे, तो ये 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 5 चौके 20 हो गया। हमने क्या किया, सबको 20 से मल्टीप्लाई बाई 20, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई 20। इससे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करने से मेरा रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो सेम रहेगा, सबको 20 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों मल्टीप्लाई किया 20 से? क्योंकि फ्रैक्शन में जो वैल्यू है 4 और 5, उसका एलसीएम 20 होता है, ताकि फ्रैक्शन हट जाए। एलसीएम हमने 4 5 का निकाला, 20 होता है, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 5 4 आ गया। अब मुझसे कह रहा है ये टर्म की वैल्यू चाहिए, तो ये टर्म की वैल्यू निकालने के पहले हमें इसका टोटल 116 दिया हुआ है, क्योंकि 116 को ही 3 हिस्सों में डिवाइड किया हमने। तो टोटल निकालेंगे, 20 5 25 4 29। अब क्या बोलेंगे, 29 पार्ट्स हमारा किसके बराबर है? 116 के बराबर है। एक पार्ट किसके बराबर है? 29 चौके 116 होता है। क्या ये हमारा 4 मल्टीप्लायर हो गया? यस, एक हिस्सा ही तो मल्टीप्लायर होता है, तो हमें मिल गया मल्टीप्लायर। और अगर हमें मिल गया मल्टीप्लायर, तो हम क्या करेंगे, हम अब मिडिल वाला पार्ट जो कि 5 हिस्सा है, इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो मिडिल वाले पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 20। इसको निकालना होता तो 20 चौके 80, इसको निकालना होता तो 4 इंटू 4 16, लेकिन हमें सिर्फ 20 निकालना है, तो हमने यहाँ कर दिया, मेरा आंसर है 20। ठीक है, मल्टीप्लायर इसमें 4 है शुभम जी, बिल्कुल सही। क्लियर सभी को? यस, 5 को 4 से गुणा किया, 20 हमारा उत्तर आ गया। ओके, आगे बढ़े। छठवां सवाल देखिए। अच्छा, छठवां सवाल, इसको सॉल्व करो सब लोग। और इसमें आपसे पूछा गया है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, दो वैल्यूज का, दो वैल्यूज दी हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। तो मैंने क्या बोला था कि अगर दो नंबर मेरे पास ए और बी दिए हों, तो थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे निकलता है, ए बटा बी बराबर बी बटा एक्स। ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है, जिसको आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू है बी स्क्वायर बटा ए। ठीक है, जैसे भी निकालना निकालो। तो हम क्या करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू हमें एक्स माइनस वाई दी है, यहां पर भी वैल्यू हमें दी है एक्स माइनस वाई, और ये एक्स ना लिख के अब मैं इसको सीधे टीपी लिखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्स एक्सप्रेशन में ही मौजूद है। टीपी लिख लेते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन जो निकालना है। अब इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये मिलेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बटे थर्ड प्रोपोर्शनल। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, तो थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। कहीं दिया हुआ है क्या? यस, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई आपका उत्तर कैलकुलेट होके आ गया। इसमें किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होनी नहीं चाहिए। तो करेक्ट उत्तर है ए, जो कि 45% लोगों ने सही उत्तर दिया भी था। ये वाला क्वेश्चन सीजीएल में आया था, तो बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दीज इन 30 सेकंड, कोई बात नहीं मुझे, अभी तो शुरुआत है यार। ठीक है, मजेदार सवाल आपके सामने है, चलो 45 सेकंड ले लो। ठीक है, सॉल्व करो। आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, किस नंबर का? 12a क्यूब 9x a स्क्वायर 16x स्क्वायर। ये जो a4 लिखा है ना, ये a4 नहीं होगा, ये होगा 16x स्क्वायर a की पावर 4, ये ऐसा होगा। इसको करेक्ट कर लो और इसको सॉल्व करिए। ये a4 नहीं है, बल्कि a की पावर 4 है। जरा इसको सॉल्व करो, देखते हैं कौन उत्तर देता है सही। अच्छा, ऑप्शन को भी ऐसे ही रीड करना बेटा, ये थोड़ा सा 36x a की पावर 4 है, तो ये a4 नहीं है, ये a की पावर 4 है। ये ax ही है, ये a क्यूब है, x की पावर 4 है, और साथ में 12 है। यहाँ ये 12x क्यूब और a क्यूब है, ये थोड़ा सही से लिख लें। ओके, हाँ जी, तो डी ऑप्शन बोल रहे हैं 43% लोग। देखते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है? मैंने बोला था कि अगर मेरे पास 4 नंबर ना देके 3 नंबर दिया जाए और आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ ले, तो ए बी सी, और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है एक्स, तो आप लिखते हो ए बटा बी बराबर सी बटा एक्स, तो ये एक्स ही मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस से कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे 12a क्यूब है बटे 9x a स्क्वायर है, ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी? 16x स्क्वायर a की पावर 4, और फोर्थ प्रोपोर्शनल को यहां पर हम f ही लिख देते हैं, जो हमें निकालना है f लिख देते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कहोगे a स्क्वायर से कटेगा a क्यूब, तो एक पावर बचेगा। आप कहोगे 3 चौके 12 है, ये 3 त्रिका 9 बचने वाला है, 4 से काटेंगे 4 चौके 16 बनेगा। तो f की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, पहले तो 4 3 12 बन रहा है, 12 दो ऑप्शनों में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, 12 के बाद आप कहोगे ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स मिलेगा, एक्स क्यूब बनेगा।
यहाँ एक a की पावर 4 है, यहाँ एक a है, तो वो कट के आपका a क्यूब बनेगा। तो आपका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल के आया ये 12x क्यूब a क्यूब बना। ये एक तरीका है। हम अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका देखो, इस सवाल को करने का बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको, और ये अप्रोच आपको सभी को डेवलप करनी है धीरे धीरे करके। इस सवाल में हम अगर सिर्फ पावर्स के बारे में देखो, किसी भी ऑप्शन में देखो कॉम्बिनेशन ऑफ जो पावर्स हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स है उसमें देखना, ये x और a मिला के 5 पावर्स हैं, ये x और a मिला के 2 पावर्स हैं, यहां x और a को मिला लें तो 4 3 7 पावर्स हैं, यहां x और a को मिला लें तो 7 पावर्स हैं। इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन। जब अलजेब्रा पढ़ेंगे, इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होता है कि हमारे पास जो भी वैल्यूज दी हैं, a और x वेरिएबल हैं लेट्स से, तो उनकी टोटल पावर्स क्या है, अगर प्रोडक्ट में है तो उनकी पावर्स। अब मजेदार बात देखना बहुत ध्यान से, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने जाओगे, यहां आप आओगे, ध्यान से देखिएगा, तो आप ये बोलोगे सिंपली कि क्यों ना मैं डिग्री को कंपेयर करने की कोशिश करूं, समझते हैं कि डिग्रीज क्या है। तो आप कहोगे यहां पर एक डिग्री है a क्यूब, और नीचे देखो यहां भी a क्यूब ही डिग्री है, मतलब a क्यूब नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलता हूं मैं, डिग्री 3 है, पावर टोटल 3 है, यहां पर भी डिग्री 3 है। इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो डिग्रीज बचेंगे नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा। यहां मैं आऊंगा तो यहां पर मेरे पास डिग्री कितनी है, 6 है, पावर में डिग्री कितनी है, 4 2 6 है, तो नीचे भी मुझे वही एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें डिग्री 6 हो, क्योंकि कोई भी रेशियो डिग्री 3 कैंसिल आउट हो रही है डिग्री नेट, यस, यहां भी 6 और 6 डिग्री होनी चाहिए। तो किस ऑप्शन में 6 डिग्री है, x और a मिला के, डी ऑप्शन, तो डी ही करेक्ट होगा, एक तरीका। दूसरे तरीके पे आते हैं, आप ऐसे दूसरा तरीका सोच सकते हो कि मैं पहले तो सिर्फ कॉफिशिएंट नहीं देख रहा हूं कि 12 है 16 छोड़ दो, मैं डिग्री देख लेता हूं। तो आप ऐसे कहोगे, इसको आप काटोगे, a स्क्वायर से कटेगा तो आप कहोगे इधर a बटा x आ रहा है, मुझे अगर यहां भी a बटा x लाना है तो ये x स्क्वायर a की पावर 4 है, a बटा x लाना है तो a की पावर 4 को मुझे a क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे मुझे x लाना है तो मुझे x क्यूब डालना पड़ेगा, तो नीचे x क्यूब a क्यूब आएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल में, आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। तो डिग्री x और a डिफरेंट वेरिएबल है, हाउ टू जॉइन डिग्री। तुषार जी मैंने क्या समझाया, अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूं तो मैं टोटल डिग्री को लेकर कंसर्न हूं, a और x मिला के, ऊपर की डिग्री 3 नीचे की डिग्री 3, टोटल डिग्री की बात कर रहा हूं मैं। दोनों वेरिएबल देख लो एक साथ, जैसे कभी आगे इक्वेशन में पढ़ाऊंगा और मैं कहूंगा कि देखो मेरे पास x और y दो वेरिएबल है, प्रोडक्ट निकाला, इसकी डिग्री 2 ही कहलाती है, तो मैंने टोटल डिग्री कैलकुलेट किया तो टोटल डिग्री 3 है a क्यूब की वजह से, यहां टोटल डिग्री 3 है। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने में अगर मैं इसका रेशियो लूंगा तो डिग्री कैंसिल आउट हो रही है, इसीलिए यहां अगर 6 की डिग्री है तो डिनोमिनेटर में जो फोर्थ प्रोपोर्शनल मैं लिखूंगा उसमें भी 6 की डिग्री चाहिए। अब देखो ध्यान से, एक लड़का है जिसको फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला पता है, और एक लड़का है जिसको फोर्थ प्रोपोर्शनल तमीज से पता है, उसने थोड़ा गहराई से फोर्थ प्रोपोर्शनल देखा हुआ है, वो ये सब भी सोच लेता है। अब एक बच्चा कह रहा है कि अगर ऑप्शन में, अगर यदि दो ऑप्शन में हो 6 डिग्री तो बेटा मैंने क्या बोला है, ट्रेडिशनली करोगे ना, ये बात बार बार मुझे ना बोलनी पड़े। आप एक चीज समझना बेटा, मैं ना अंतर्यामी हूं, ना मेरे पास कोई भी पैरानॉर्मल शक्तियां हैं, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूं। कह रहे हो तुम दो ऑप्शन में डिग्री 6 हो जाए तो, अरे बेटा दो ऑप्शन में डिग्री 6 हो जाएगी तो मैं मजबूर हूं, मैं कहूंगा आप करो सॉल्व, वैसे मैं कहां कह रहा हूं कि मैं कर पाऊंगा फिर। हाँ, फिर मैं x की पावर देख लूंगा ना, जैसे यहां देख रहा हूं अभी, जैसे मैंने ये लिख के दिखाया ना, अब मैं x और a की अलग अलग पावर्स देख सकता हूं कि मुझे x क्यूब चाहिए, वो एक तरीका है। या आप ट्रेडिशनली सॉल्व करो, तो मैं ट्रेडिशनल सॉल्व करने को मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ स्किल्स और दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू लिटिल मोर स्किल्स सो दैट आप इसको समझे। आप देखो, मान लिया दो ऑप्शन में ये कोफिशिएंट सेम नहीं होते, यहां 16 लिखा होता, यहां 16 लिखा होता, यहां 14 लिखा होता, अगर सारे ऑप्शंस में कोफिशिएंट ही अलग अलग होते तो मैं पता है डिग्री चेक नहीं करता, फिर मैं कोफिशिएंट चेक करता सीधे कि ये 12/9 है जो कि 4/3 है, तो मुझे भी यहां 4/3 चाहिए, तो ये 4 चौके 16 है, तो ये 3 चौके 12 बनेगा, फिर मेरा यही काम कर देता। तो ऑप्शंस को देख के अनुमान लगा लेना भी एक स्किल है, प्रैक्टिस के साथ आएगी, ऐसे नहीं होगी हवाबाजी में, हवाबाजी में नहीं होगी, प्रैक्टिस के साथ आएगी। बट जब तक वो नजरिया डेवलप नहीं होगा तब तक ये जरिया भी डेवलप नहीं होगा, आप इसके बारे में कभी सोचोगे ही नहीं, सोचना शुरू करिए। तो एक ही सवाल था, मैं चाहता तो ट्रेडिशनली लगा के छोड़ के चला जाता, बट इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट लुकिंग एट द ऑप्शंस आल्सो। ऑब्जेक्टिव पेपर में फायदा क्या होता है, 4 में से कोई एक सही है, तो ये 4 आपका दायरा सेट कर सकते हैं कि कैसे इनको मैं अलग तरीके से देख सकता हूं। एग्जाम में आप फोर्थ प्रोपोर्शनल को सीधा लिख के सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टाइम नहीं जाता है, बड़े दिमाग के तार खोलता है, नजरिया डेवलप करता है कि सवालों में और भी कुछ देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये एबिलिटी कि मैं हर एक सिचुएशन में 3 चीजें देख पाऊं, इसका अपना फायदा है। सवाल बड़े ही ट्रेडिशनली सॉल्व करो, सवाल ट्रेडिशनली करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इट्स ऑल अबाउट दैट, ओके, आर यू एबल टू थिंक लिटिल मोर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और नॉट? यस, बस यही आइडिया है। तो जहां मौका मिलेगा वहां चौका मारना, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, ट्रेडिशनली करो ना, क्या देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिशनली बुरा नहीं है सवाल करना, लग जाएगा। बट डिग्री उग्री का फायदा है, कई सवालों में फायदा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, 2016 के मेंस में एक सवाल आया था, ध्यान से देखिएगा, क्या फायदा होता है सोचने का।
सवाल बताता हूं। सवाल ये था कि ऐसे दिया हुआ था कि एक टावर है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, बट मैं समझाता हूं। ये हाइट एच दी थी, ये थीटा दिया हुआ था, और ये 90 माइनस थीटा दिया हुआ था। यहां इसने बोला कि ये दूरी ए है और ये दूरी बी है, और बोला एच की वैल्यू बता दो। ऑप्शन क्या दिया हुआ था बता रहा हूं, ए बटा बी, ऐसे कुछ ऑप्शन था, ए स्क्वायर बी, सी ऑप्शन था ए प्लस बी, और डी ऑप्शन था रूट ए बी। अब देखो, सिर्फ डिग्री सोच के आंसर लगा सकते हो कि डी करेक्ट होगा। क्यों भाई? ए एक डिस्टेंस है, बी एक डिस्टेंस है, यहां आप डिस्टेंस बाई डिस्टेंस निकाल रहे हो, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो हाइट की वैल्यू अगर आप मुझसे यहां पूछ रहे हो, ये यूनिट लेस है, कुछ तो यूनिट होनी चाहिए, डिस्टेंस मीटर में होता है। ये क्या है? मीटर क्यूब है। ये वॉल्यूम बता सकता है, ये डिस्टेंस नहीं हो सकती। ए एक डिस्टेंस है, बी एक डिस्टेंस है, मीटर क्यूब है। ये ए प्लस बी क्या है? मीटर प्लस मीटर है। नहीं तो ये ऑप्शन ऐसा नहीं था, फिर ए प्लस बी भी नहीं था। मैं बता रहा हूं, ये आपका मतलब आप एक्चुअल क्वेश्चन देख लेना, मुझे ऑप्शंस याद नहीं, बट मुझे ये पता है कि चारों ऑप्शंस में यूनिट्स मैच नहीं कर रही थी। ये ए इंटू बी क्या था? मीटर स्क्वायर था। अगर आप मेजर करोगे तो ये मीटर क्यूब है, ये यूनिटलेस है। ये एक ऑप्शन है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, बाहर क्या गया? मीटर। तो डिस्टेंस सिर्फ यही हो सकता है। हाइट भी एक लेंथ कंपोनेंट है, आंसर सिर्फ डी हो सकता है। ये सवाल कैसे हो रहा है? डिग्री से, यूनिट मेजरमेंट से हो रहा है। तो गणित में भी कुछ सवाल ऐसे निकल जाते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना। खैर, ये एक्सप्रेशन सभी को याद रहता है, एच बराबर रूट ए बी, वो एक अलग पॉइंट है। बट सवाल ये, कई बार एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए, कॉम्प्लेक्स सा सवाल है, आप डिग्री कंपैरिजन करके उत्तर लगा सकते हो। समझ में आई बात? तो हम पूरे दिमाग के जो हमारे पास संभावनाएं उनको खोल कर रखेंगे, ताकि एग्जाम में हमें कमी किसी चीज की नजर ना आए, जहां मौका मिलेगा मार देंगे चौका। ठीक है? तो ये छोटी सी बात है, बट ये नजरिया अगर है, भले ही इसका आंसर आपको याद है, किसी और सवाल में काम आ जाएगा। तो ये डिग्री, यूनिट्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें काम आ जाएंगी। आते हैं अगले सवाल पे। 10, 14, 16, 22 चार हमें संख्याएं दी हुई हैं, और इन चारों संख्याओं में कह रहा है कि क्या ऐड करें कि ये प्रपोर्शन में हो जाए, सो दैट ये नंबर्स प्रपोर्शन में हो जाए। क्या जोड़ दें सब में? सवाल क्या कह रहा है? 10 में x जोड़ो, 14 में x जोड़ो, 16 में x जोड़ो, और 22 में भी x जोड़ो, और क्या जोड़ें कि ये प्रपोर्शन में हो जाए। कुछ लोग कहेंगे ऑप्शन चेक कर लेंगे, जरूरी नहीं है करने को। ऑप्शन में देखो, तुम्हें पता तो नहीं पहले कौन सा आंसर चेक करना है। ठीक है? इट विल टेक सम टाइम, हो जाएगा, बट ऑप्शन में भी वक्त लगेगा। तो इसमें तरीका मैंने आपको बता रखा है कि अगर इन दोनों को घटाने से मुझे इंटीजर मिला, 14 प्लस एक्स में 10 प्लस एक्स घटा दिया, 4 मिला। 22 प्लस एक्स में मैंने 16 प्लस एक्स घटा दिया, मुझे 6 मिला। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये 4 और 6 बराबर कर दो, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर होगा। कैसे करना पड़ेगा? आप कहोगे अगर ये कार्य करना है तो मुझे 4 और 6 का एलसीएम सोचना पड़ेगा, जो कि होता है 12। 12 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा करेंगे, यहां हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो बेसिकली होगा क्या, ये जब 3 से गुणा करते हो तो ऊपर नीचे 3 से गुणा हो जाता है। तो अब हम कह सकते हैं ये 3 इंटू 10 प्लस एक्स इसका न्यूमरेटर बना, और ये हमारा 2 इंटू 16 प्लस एक्स बना। ये न्यूमरेटर्स आपस में बराबर हो जाएंगे, इवन डिनोमिनेटर्स भी बराबर हो जाएंगे। 3 इंटू 14 प्लस एक्स बराबर 2 इंटू 22 प्लस एक्स, बट लिखना नहीं है, एक ही चीज तो लिखनी है। तो हम यहां से कहेंगे कि भाई 30 प्लस 3x की वैल्यू जो हमारी है वो 32 प्लस 2x के बराबर है। यहां से x की वैल्यू सीधे 2 निकल गई, x की वैल्यू क्या आ गई? 2, आंसर हो गया बी। हम ऐसा नहीं कि ये सवाल नहीं कर सकते थे, हम ऐसा नहीं कि ये सवाल हम नहीं कर सकते थे थ्रू ऑप्शंस, कर सकते थे। ठीक है? हम कर सकते थे कि हम 5 रख के देखते तो ये 15 बनता, ये 19 बनता, 15/19 में कुछ कटना नहीं है, और यहां सीधे बनता 21/27, 3 से कटेगा भी बट सेम नहीं बन सकता। 2 रखते तो ये बनता 12/16, 4 3 12, 4 16, 3/4 बना, फिर ये बनता 18/24, 6 से कटता, 6 3 18, 6 4 24, सही हो जाता भी। लेकिन एक चीज और देखना, हो सकता है ये 2 यहां लिखा होता, फिर तो आपको 3 ऑप्शन चेक करने पड़ जाते। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ये जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये मैंने आपको थियरी में भी पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है? कि अंतर निकालने से या सम करने से अगर एक्स कटता है तो हम इस तरह से सवाल कर सकते हैं। तो जिसको ये चीज समझ में नहीं आई है, क्लास के अंत में दोबारा पूछ लेना। इसकी थियरी में मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ था, वो थियरी वीडियो एक बार रिवाइज कर लेना। नोट्स वगैरह बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो थियरी के? जरा बताओ। रेशियो की पहली क्लास में समझाया है सब चीजें, हाँ जी कि नहीं? और प्रपोर्शन है जोड़ने के बाद, इसलिए 10 प्लस एक्स बटे 14 प्लस एक्स, इसमें एक्स जोड़ा, इसमें एक्स जोड़ा, इसमें एक्स जोड़ा, इसमें एक्स जोड़ा, तो ये प्रपोर्शन में हो गए। ठीक है? तो नोट्स भी बनाते रहिए। क्लियर है? आगे बढ़ो। क्लास के बाद नोट्स बनाना कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं बनाना है कि क्लास में बनाते जा रहे हो, सीख कुछ रहे नहीं हो। हाँ जी, क्लास के बाद नोट्स बनाया करो। क्लास में पूरा सीखने में जोड़ दो कि पूरा ज्ञान लेके जाओ, और रफ में सवाल लगाया करो। चलो सवाल लगाओ। 5:6 का अनुपात है दो नंबरों के बीच में। 45% पहले नंबर का इतना है, तो हमें बताना है 55.7% दूसरे नंबर का क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस सवाल में थोड़ा प्रतिशत का ज्ञान होना आवश्यक है। परसेंटेज पूछ रहा है, अब सर परसेंटेज तो आपने बढ़ाया नहीं, अरे कोई बात नहीं, इतना भी नहीं चाहिए परसेंटेज का ज्ञान, कि सवाल नहीं होगा। करेंगे करेंगे, ऐसा क्या है। ठीक है? ये ट्राई करो, तुम कर लिया सभी ने ट्राई? बी ऑप्शन मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, 51% लोग। देखते हैं जरा क्या सही है। टाइम लगता है, 2 बार देखना पड़ता है। देखो देखो देखो, सीखने में वक्त दोगे तभी तो सीखेगा।
ऐसे कैसे भैया? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस, कुछ चीजें अच्छी तभी होती हैं जब समय दिया जाता है उस पर, है ना? क्लियर है कि नहीं? यस, आगे बढ़े। यस, सभी क्लास 2 बार देख रहा हूं फिर भी समझ में नहीं आ रहा, 3 बार देखो, 4 बार देखो, देखना पड़ेगा बेटा। हाँ जी, नीरज, अर्जुना मोड जानते हो क्या होता है? एक्टिवेट करो, कान ऐसे ऐंठो ताकि अर्जुना मोड एक्टिवेट हो जाए तुम्हारी, लल्लन टॉप बैठ के हो। ठीक है। चलो सवाल देखो, अच्छा सवाल है। तो क्या कह रहा है कि भाई पहले नंबर का 45%, अब देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, 45% किसका? पहले नंबर का। पहला नंबर क्या है? 5 यूनिट है, तो ये मुझे दिया हुआ है 112.5 दिया हुआ है। जरा एक बात बताओ, 100% निकाल लें क्या? आपको पहले 1% निकालते हैं, 45 से डिवाइड करते हैं, 45 दूना 90, 90 के बाद कितना बचा? 22.5, वो 45 का आधा होता है तो 2.5 गुना है। अब इस तरह से डिवीजन करना भी सोच लो, शुरू कर दो। 45 दूना 90 किया, 90 के बाद 22.5 बचा, 22.5 45 का आधा है तो आधा गुना यानी 2.5 गुना। 1% अगर 2.5 गुना है तो 100% कितना है? आपको कहे 100% है मेरा 250। 100% का मतलब क्या है? ये जिस नंबर का 45% था, किस नंबर का था? पहले नंबर का ये 45% था, तो ये 100% उसी का हुआ। तो ये वैल्यू जो है हमारी, ये फर्स्ट नंबर है, पहला नंबर है। अब आप आओ रेशियो पे, रेशियो दिया है 5:6। आप कहोगे पहला वाला नंबर मेरा क्या है? 250 है, 250 लिखो। 5 अगर 250 के बराबर है तो कितना गुना है? 50 गुना है, तो क्या 50 मेरा मल्टीप्लायर हो गया? तो आप कहोगे 6 गुना कितना हुआ? 6 को 50 से गुणा करेंगे, 300 हो गया। ये क्या है? ये हमारा दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर हमने निकाल लिया। सेकंड नंबर का मुझे 55.7% निकालना है, 55.7% निकालना है। अब आपको मैंने परसेंटेज भी पढ़ाया नहीं है, तो 55.7/100 लिखूंगा, इंटू 300 लिखूंगा। ये दोनों वैल्यूज ऐसे कट जाएंगी और इसको हम गुणा करेंगे तो 55 तियां, ध्यान से देखना मैं गुणा कैसे करता हूं, 55 तियां 165 होता है और 0.7 का 3 गुना 2.1 होता है। मैं ऐसे गुणा करता हूं, तो ये 167.1 बन गया। ये मेरा आंसर हो गया और ये आंसर मुझे बी ऑप्शन दिया। क्लियर है? और कोई शॉर्ट ट्रिक? क्या चाहते हो, मतलब क्या चाहते हो? मतलब ये जितना मैंने लिखा है इतना लिखने की आवश्यकता है नहीं बेटा, क्योंकि जब आप थोड़े से समझदार बन जाओगे तो ये चीजें मेंटली भी कर पाओगे। मैं आगे बताऊंगा आपको कि थोड़ा मेंटल डिवीजन करना शुरू करिए। आपने पहला नंबर 250 निकाल लिया तो 5 इंटू 50, 6 इंटू 50, 300, 55.7 इंटू 3 करना है आपको। तो थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग मेंटली। इससे और क्या छोटा चाहते हो? क्या समझ में नहीं आ रहा है अंकित? आपको मल्टीप्लायर समझ में आया? जब भी बोलो समझ नहीं आ रहा है, मुझसे पूछो क्या समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। अगर आप बोलोगे कुछ समझ में नहीं आया तो फिर आप पूरी तरह से भटके हो। अपने दिमाग को आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो समझना चाहिए नहीं रहा है। आप दिमाग दौड़ाओ और बताओ क्या समझ में नहीं आया। मैंने लिखा 45% पहले नंबर का 112.5 है। 1% निकालने के लिए 45 से गुणा डिवाइड किया तो ये 2.5 गुना आ गया। अगर 1% 2.5 है, 100 से गुणा किया 100% 250 आया। अब जिसका 45% तुमने लिखा था उसी का 100% है ना, पहले नंबर का 45%, तो ये पहले नंबर का 100%। किसी भी चीज का 100% का मतलब क्या होता है? कुल। कहते हैं अपना 100% दो, मतलब अपना कुल झोंक दो। 100% का मतलब है पूरा। 100% ऑफ पहला नंबर मींस पहला नंबर, तो 250 पहला नंबर हो गया। अब सवाल है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर 5:6 में है। पहला नंबर 250 है तो 50 मल्टीप्लायर हो गया, तभी तो 250 हुआ। तो ये अगर 50 हो गया तो ये वैल्यू भी 50 से गुणा करेंगे, 6 इंटू 50 300 हो गया, सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर 300 आ गया तो पूछा है कि 55.7% दूसरे नंबर का क्या होगा, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। 45 से 1% निकालने के लिए 3 बार प्रीतम बोला मैंने कि मैंने डिवाइड किया 45 से दोनों साइड, बोला है 3 बार, डिवाइड करके भी दिखाया 45 दूना 90, बस मैंने लिखा नहीं है। जैसे किताब में नहीं लिखा जाता 112.5/45, ये खेल नहीं किया मैंने। और मैंने जानबूझ के 45 से सीधा डिवाइड किया, अपना कंफर्ट जोन से बाहर आओ कि वो जो 9 से डिवाइड करेंगे 5 से काटेंगे, सब नहीं करना मेरे को। 45 छोटा सा नंबर है, डिवाइड करो 45 से, 45 दूना 90, 22.5 से देखना शुरू करो। अब कुछ लोग करें कि सर इस ऑप्शन में तो हम सीधा देख सकते थे कि भाई ये नंबर 6 है तो वो 3 का मल्टीपल है, तो मेरा आंसर 3 का मल्टीपल होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लोग 3 का मल्टीपल वाले बच्चे हैं, मैं जरा एक सवाल पूछूंगा, मेरे उत्तर दे देना, कौन है वो 3 का मल्टीपल वाला? गौतम। अच्छा गौतम ये बताओ, तुमने ये क्यों नहीं बोला कि ये नंबर 6 का मल्टीपल होगा? यहाँ तो 6 लिखा है, 6 का मल्टीपल क्यों नहीं बोला तुमने? 3 का क्यों बोला? क्योंकि जो बैठ रही हो बिठा लो, बाकी छोड़ दो। है कभी खुद से पूछा कि नहीं पूछा? जब 5:6 है तो 6 का मल्टीपल बोलने में क्या तकलीफ है? 3 का क्यों बोल रहे हो? जिस लॉजिक से, अच्छा 2 कट गया, ये कैसे पता 2 कट गया होगा? अरे बाप रे, ये तो और खतरनाक है। अपनी मर्जी से तुमने बोला 2 कट गया होगा, ये कौन सी बात है? तो 3 भी तो कट गया होगा, हो सकता है, तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो कि 3 नहीं कटा है? ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ और अपनी गलती मानो। हवाबाजी है ये खाली। अगर तुम ये बोल रहे हो कि 2 कट गया होगा
3 नहीं कटा होगा, इसकी गारंटी कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? सुमित कह रहे हैं ऑप्शन में 6 का मल्टीपल नहीं होगा इसलिए बोला होगा। अच्छा तो 3 का मल्टीपल होगा, इसकी गारंटी कौन ले रहा है ये तो बताओ। अगर 2 कट गया होगा तो 3 कट गया, 3 नहीं कट गया होगा, इसकी गारंटी कौन ले रहा है? कौन ले रहा है बताओ। तुम जैसे बोल रहे हो 2 कट गया होगा, हो सकता है 3 भी कट गया होगा। एक्सेप्ट करिए कि ये हवाबाजी है। 16/64 करने से अगर तुम्हारा उत्तर आ जाता है ना बालक, हवाबाजी है खाली, ठीक है। इस केस में गारंटी नहीं है कि आंसर में 3 होगा या नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस आप थोड़ा और एनालाइज करो। और वो थोड़ी एनालिसिस ये है कि आप ये सोचो कि परसेंटेज निकालते वक्त इसमें नीचे 100 आएगा, फिर मेरे पास एक नंबर है, तो 100 से अगर कुछ कटेगा तो वो 2 ही कटेगा, 3 नहीं कट सकता, 100 में 3 नहीं है, तब आप बोलोगे 3 बचेगा, इसलिए मेरा आंसर 3 का मल्टीपल होगा। पूरी बात बोलनी पड़ेगी, सिर्फ ये बोल देना 2 कट गया होगा इज नॉट द राइट थिंग। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 3 क्यों नहीं कटा होगा। इसलिए जब भी हम मल्टीपल लिखते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना, आप 100% श्योर वाला केस लगाते ही नहीं हो, आप बेसिकली 99.99% श्योर हो सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर इतना सोचने वाला व्यक्ति नहीं होता है। वो छोटा सवाल बनाता है, उसमें ऐसा हो जाता है कि मल्टीपल करेक्ट हो जाता है, बट ये चीज सही से समझना बहुत जरूरी है कि जिस लॉजिक से तुम्हारा 2 कट गया होगा, उस लॉजिक से तुम्हारा 3 भी कट गया होगा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। आगे जाके देखना पड़ता है कि अच्छा ठीक है भाई 100 नीचे है, अगर परसेंटेज में सिर्फ 100 नीचे आएगा मेरा, तो 100 मेरा 3 नहीं काट सकता है, 100 मेरा सिर्फ 2 काट सकता है, और अगर वो मेरा सिर्फ 2 काट सकता है तो 3 बचेगा, इसलिए मेरा आंसर 3 का मल्टीपल होगा। अब 100% श्योर हुआ, तब आप देख सकते हो कि 3 का मल्टीपल 7 5 12 2 14 नहीं है, क्योंकि 3 का मल्टीपल वही ऑप्शन होता है जो 3 से डिवाइड हो। 6 1 7 7 14 1 15 हो सकता है नहीं, बाकी दोनों गलत करने पड़ेंगे। 7 7 14 2 16 नहीं होगा, 8 1 9 1 10 11 नहीं होगा। और एक चीज का और ध्यान रखना, हो सकता है कोई और आंसर 3 का मल्टीपल आ जाए, तो उस केस में आपको ये पूरा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। 3 पूरा कार्य करना पड़ेगा। हाँ जी आगे बढ़े। यस 250% क्यों नहीं अंकित जी, 250% कहां से लाएगा? दूसरे नंबर का उसने बोला है 55.7% लगाना है, तो 250 कैसे ले लोगे? ओके अब मैं आपको बता रहा हूं 99.99% बच्चे रेशियो में ये चीज समझते ही नहीं है कि क्यों 6 का मल्टीपल होगा, क्यों 3 का मल्टीपल होगा, क्यों नहीं होगा। चिराग करें नेक्स्ट। चिराग जी ये मत बोलना क्लास में प्लीज, वरना मैं नेक्स्ट करने लगूंगा फिर, ठीक है। जहां मुझे लगता है कि आप नहीं पढ़ना चाहते हो, आपको सिर्फ सोल्यूशन देखना है, मैं सोल्यूशन ही दिखाऊंगा, फिर मैं सब सिखाऊंगा नहीं तुमको। फिर क्वेश्चन काउंट करके जाना कि हाँ तो सर ने 25 सवाल करा दिए, लेकिन मैं 10 सवाल भी कराऊंगा तो बहुत कुछ सिखाऊंगा, इसलिए नेक्स्ट मत बोलना, सिखाने दो मुझे प्लीज। ओके डोंट शो योर एटीट्यूड कि आपकी रील्स चल रही है और रील्स खत्म हो गई आगे बढ़ो, नहीं। सवाल देखिए 10वां सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब बहुत शानदार सवाल है। एक डिग्री 2 की इक्वेशन दी है, x रेशियो y निकालिए, और यहां पर 2 ऑप्शन दिए हैं। वो 2 ऑप्शन इसलिए दिए हैं बिकॉज डिग्री 2 की इक्वेशन है, 2 सोल्यूशन आ रहे होंगे। अब इस सवाल को करना कैसे? इस सवाल में अगर आपको x रेशियो y निकालना है तो इसका पहले एक स्टैंडर्ड प्रोसेस देखते हैं, फिर ऑप्शन चेक करने का तरीका भी देखेंगे कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा। स्टैंडर्ड प्रोसेस ये है कि अगर मुझे x रेशियो y निकालना है तो मैं इस x रेशियो y को a मान लेता हूं, तो मैं अगर a निकाल लूं तो x बटे y निकल गया, ठीक। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन में x बटे y बनाने की कोशिश करता हूं, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। तो y स्क्वायर से मैं पहले डिवाइड करूंगा, y स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बटे y स्क्वायर, x बटे y का होल स्क्वायर माइनस 18, y स्क्वायर से आपने डिवाइड किया तो ये बनेगा x बटा y, यहां आपने y स्क्वायर से डिवाइड किया तो बटा 9 बराबर 0। मैंने क्या किया, दोनों साइड y स्क्वायर से डिवाइड किया, 0 है तो 0 ही रहेगा, ऐसा बनेगा। फिर x बटा y को मैंने a रिप्लेस किया तो ये वैल्यू बनी 8a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब आप बचपन में फैक्टराइज करते थे, 8 इंटू 9 72 बनता है, फिर हम 72 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि यहाँ 18 आ जाए। कैसे ब्रेक करोगे? आप कहोगे 72 को अगर हम ऐसे ब्रेक करें -12 और -6 तो 72 बनता है। तो 18 में हम कहेंगे अगर मैं 2 फैक्टर लिखूं -12 और -6। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का छोटा तरीका बताने जा रहा हूं कि जब भी आप ऐसा करें कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं 72, उससे फिर हम मैंने -12 और -6 किया तो प्रोडक्ट कितना है, माइनस माइनस प्लस हो गया 72, और इससे मेरे को यहाँ -18 मिल गया, तो इसको ऐसे लिखो। अब a की 2 वैल्यू कैसे लिखोगे आप? a की वैल्यू लिखने के लिए पहले इस टर्म के आगे एक माइनस लगा दो, माइनस ऑफ -12 लिखो, फिर a स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो 8 है वो यहां लिखो। ये बेसिकली जो आप फैक्टर 10th में सॉल्व करते थे ना, उसी में 2 स्टेप जंप करके मैं आगे जा रहा हूं कि कैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहां -6 है, एक माइनस और लगाओ, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 8, ये वैल्यू बनी 12/8 जो कि हो गया 4 3 12 4 2 8 यानी 3/2। ये वैल्यू हो गई आपकी, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 4 8। तो a की 2 वैल्यूज आई, a क्या है मेरा x बटे y, तो x बटे y की वैल्यू एक आ गई 3/2 और एक आ गया 3/4, ये 2 सॉल्यूशंस है, तो 3/2 और 3/4 आपका आंसर हो गया a।
ये इस क्वेश्चन को करने का ट्रेडिशनल तरीका है। x बटे वाई, एक आया 3/2 और एक आया 3/4, तो आंसर है ए। आप कह रहे हो ये ए कहां से आया? मैंने माना है बेटा, रेशियो में देखो या तो दो दो वेरिएबल लेके सॉल्व करो तब भी हो जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे लिखो 8x², मैं लिखवा रहा हूं आपको, -12xy -6xy, ऐसे भी कर सकते हो, प्लस 9y² बराबर 0। ये फैक्टराइजेशन है इसका, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं मानते हैं ए, फिर आप यहां से कहोगे कि हम 4x कॉमन लेंगे, तो 4x कॉमन लोगे तो यहां से बनेगा 2x माइनस 3y बनेगा, माइनस यहां से 3y कॉमन होगा तो बनेगा 2x माइनस 3y बराबर 0। अब ये बनेगा 4x माइनस 3y और यहां बनेगा 2x माइनस 3y बराबर 0। फिर आपकी वैल्यू यहां से ये 0 करोगे, 4x माइनस 3y को 0 करोगे तो यहां से मिलेगा x बटे वाई 3/4। फिर आप 2x माइनस 3y करोगे 0, तो ये वैल्यू बनेगी x बटे वाई बराबर 3/2। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ये बढ़िया है कि ये बढ़िया, बताओ ये बढ़िया। हम सीधे पहले ही x बटे वाई को अगर a मान लें तो हम सिंगल वेरिएबल में डील करेंगे, वो सिंगल वेरिएबल के अंदर दो वेरिएबल हैं x बटा वाई। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ये ध्यान रखना है आपको, ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, इनको आपको रिवाइज करना है, स्टैंडर्ड केसेस हैं कि आप यहां पर y² से डिवाइड करके x बटा वाई को a मान लो, आसान हो जाएगी आपके लिए कैलकुलेशन। a खुद x बटा वाई के बराबर है। ऐसे भी कर सकते हैं, बट देखो आप कितना लिखना पड़ रहा है इसमें, xy, तो ये उतना एडवाइजेबल नहीं है, नॉट सो एडवाइजेबल। ठीक है, अब ये करें a को -12 क्यों लिखा? देखो ये कोई जादू नहीं है बेटा, इसमें क्या है, अगर आप फैक्टराइज करोगे, जैसे इसको आप ऐसे फैक्टराइज करो, 8a² -12a 6a प्लस 9 बराबर 0 लिखोगे तो होता क्या है, ये वैल्यू आपकी बन जाती है कि हमने 4a कॉमन लिया, यहां बनता है a -3, सॉरी 2a -3 बनता है, 2a -3। तो बेसिकली होता क्या है, यहां पर ये -3 जाके उधर पॉजिटिव बन जाता है। तो जो ये फैक्टर आपका माइनस में आता है यहां पर, वो अल्टीमेटली जब हम राइट साइड में ले जाएंगे, देखो इसी से बना ना -12, ये -12 यहां पर है, बट जब इसको 0 करोगे तो ये प्लस बन जाता है। तो उसी के दो स्टेप को जंप करके हम कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, ये माइनस अगर आया तो एक और माइनस लगा लो, ये प्लस आता तो माइनस, बेसिकली इसको -1 से गुणा कर लो और a² के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव बनाओगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे। अगर ये 12 होता मान लिया किसी सवाल में, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आप कह रहे हो मेरी वैल्यू ऐसी है 4a² प्लस 7a प्लस 3 = 0। अब ये 4 3 12 है, तो ये क्या बनता, +4 और +3, +4 और +3 से +12 बन गया और 4 3 12 बन गया। तो हम a की वैल्यू कैसे लिखते हैं, +4 के आगे एक माइनस लगाएंगे, गुणा करेंगे तो -4 बन गया, डिवाइडेड बाई a² का कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, ये +3 के आगे एक माइनस लगाएंगे, -3 बनेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो a की जो दो वैल्यूज आएंगी वो -1, -3/4 आ जाएंगे। तो ये सॉल्व करने का छोटा तरीका है कि आप डायरेक्टली वैल्यू लिखो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10th की तरह तो करना नहीं है। आपने मिडिल फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें क्या? यार मेरे को नाम नहीं पता अर्पित, मैंने किताब से मैथ पढ़ी नहीं है, तो ये मिडिल फैक्टर मुझे नाम याद नहीं होते, ज्योमेट्री में तो कुछ नाम मुझे मजबूरी में याद करने पड़े हैं कि अच्छा इसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं क्या। ठीक है, मैंने भी देख लिया था, जैसे थेल्स ने देखा होगा, मैंने भी किताब में देख लिया, डायग्राम देखा, सिमिलैरिटी समझी खुद से और देख लिया कि ऐसे रेशियो बनेगा ही बनेगा, तो दिख रहा है साफ साफ। बाद में पता चला अच्छा इसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं, ओके ठीक है, समझ में आया? तो नाम हमने कुछ नहीं रखा है, मिडिल फैक्टराइजेशन थ्योरम और व्हाटएवर, इसको ऐसे फैक्टराइज करते थे 10th में, ऐसे करते थे, इस तरीके से लिख लिख के करते थे पूरा। ये अभी जल्दी लिखने का तरीका बता दिया मैंने आपको बस, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल देखिए, कह रहा है कुछ पैसा है, उसको एबीसी में हमें इस तरह से डिवाइड करना है कि सी को 1/3 मिले जितना ए बी को एक साथ मिला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सी को ए और बी का 1/3 मिला है, तो आप कह रहे हो कि ये वैल्यू 1/3 के बराबर है, ये दिया हुआ। ए को आधा मिला है जो बी और सी को मिला है, तो बी और सी को जो मिला है, ए को अगर आधा मिला है तो मतलब 1/2 है ये वैल्यू। आगे कह रहा है आप बताओ ए बटा सी क्या है, ये निकालना है मुझे, ए और सी का रेशियो निकालना है। तो ये सवाल मैं थियरी में करा चुका हूं, ऐसा ही सवाल करा चुका हूं, उसमें मैंने बोला था कि बताओ बी अपॉन ए प्लस सी क्या है, ऐसा निकलवाया था। ये उसी पे लिंक सवाल है कि ए और सी निकाल लो और आपका उत्तर आ जाएगा, ए और सी निकाल लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ओके, ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं यहां पर, तो टोटल 4 पार्ट आएगा। क्या है ये, ए प्लस बी प्लस सी, मैं यहां लिखता हूं ए प्लस बी प्लस सी निकाला मैंने, और ये 4 पार्ट आया, 3 1 4 पार्ट। यहां भी आप ए प्लस बी प्लस सी निकालो तो ये वैल्यू आई 3 पार्ट। अब एक बात बताओ, ये 3 पार्ट और ये 4 पार्ट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, सेम होगी, क्योंकि दोनों ए प्लस बी प्लस सी को ही इंडिकेट कर रहे हैं, अलग अलग तो नहीं हो सकती। तो हमने कहा कि इसका मतलब अगर ये रेशियो के पार्ट्स में हम देख रहे हैं तो इनके मल्टीप्लायर अलग अलग होंगे, सेम बना लेते हैं पार्ट्स को।
12 बना लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम क्या है 12, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12, 12 बनाते हैं। आप कहोगे 12 बनाने के लिए लेकिन सर एक चीज का ध्यान रखना, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये 3 से गुणा करने का मतलब टोटल पार्ट 12 करना है, तो ये भी मुझे 3 से गुणा करने पड़ जाएंगे, तभी तो 12 बनेगा। तो इसेंशियली ये वैल्यू 3/9 के बराबर हो गई। यहां आपने 4 से गुणा किया तो 12 बना। अब जब ये 12 और ये 12 हो गए तो बेसिकली आप क्या कह रहे हो, रेशियो के पार्ट्स बराबर हो गए, रेशियो के पार्ट्स बराबर हो गए तो इक्वल मल्टीप्लायर पे वैल्यूज भी बराबर हो गए। 12 और 12 को सेम वैल्यू से गुणा करना पड़ेगा, हमने मल्टीप्लायर सेम कर दिया, तो हम यहां भी 4 से गुणा करेंगे, यहां से भी 4 से गुणा करेंगे, तभी ये 3 × 4 बनेगा। अब आप क्या कह रहे हो, अब आप कह रहे हो कि C/A+B मेरा जो है वो 3/9 के बराबर है, और आप कह रहे हो कि A/B+C जो मेरा है वो वैल्यू मेरी 4/8 के बराबर है। अब टोटल 12 और 12 हो गया, इसका मतलब है मल्टीप्लायर सेम हो गए। अब आप सीधे बोल सकते हो कि C आपका 3 है, एक्चुअली में C 3 नहीं है, C इज 3 पार्ट्स। A क्या है, 4 पार्ट्स हैं, यानी 4 इंटू मल्टीप्लायर है, ये 3 इंटू मल्टीप्लायर है। लेकिन मजेदार बात क्या है कि चूंकि हमने टोटल सेम कर दिया है तो मल्टीप्लायर सेम हो गए। तो अगर मुझे A/C निकालना होगा तो हम सीधे 4/3 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लायर तो कट जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर ऐसे नहीं लिख सकते थे कि A = 1, C = 1, 1/1, नहीं, क्योंकि तब मल्टीप्लायर सेम थे ही नहीं। जब हमने टोटल पार्ट्स को इक्वल कर दिया कि 12 ये भी और 12 ये भी, अब ये श्योर है कि ये 12 पार्ट और ये 12 पार्ट के अलग अलग मल्टीप्लायर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि A+B+C की वैल्यू सेम हो ही नहीं, मतलब होनी है। A+B+C की वैल्यू थोड़ा ना अलग अलग होगी, वो तो सेम ही होगी टोटल। तो जब दोनों के पार्ट्स इक्वल हो गए 12 और 12, तो दोनों के मल्टीप्लायर सेम हो गए। जब मल्टीप्लायर सेम हो गए तब हम A/C निकाल सकते हैं, मल्टीप्लायर कट जाएंगे। ऐसे नहीं कर सकते थे कि C को 1 मान लिया और A को 1 मान लिया, नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं A और C की वैल्यू इक्वल है, कहां से इक्वल है, A C की वैल्यू थोड़ा ना इक्वल है। अगर A × C निकालना है तो मल्टीप्लायर कैंसिल होगा कि नहीं, आप बताओ मल्टीप्लायर कैंसिल कि नहीं, पूछ रहा हूं आपसे। अगर A × C निकालना होगा तो क्या मल्टीप्लायर कैंसिल होगा, नहीं होगा। A × C नहीं निकाल सकते हम यहाँ पर। A × C 12 नहीं है, ध्यान रखिएगा, A × C यहाँ 12 नहीं है, ये 12 × जो भी मल्टीप्लायर होगा उसका स्क्वायर है, और मल्टीप्लायर हमें पता नहीं है, 12 यूनिट भी नहीं है, 12 × यूनिट स्क्वायर है, वो 12 के स्क्वायर बनेगा। प्रोडक्ट निकाल लिया ना आपने, दोनों मल्टीप्लायर गुणा हो गए, A × C नहीं निकाल सकते, समझे कि नहीं। जैसे यहाँ B की वैल्यू आपको लिखनी हो कितनी है, तो B लिख सकते हैं हम कि A की वैल्यू 4 है तो B की वैल्यू 5 होगी, बट आपको पता है 4 × मल्टीप्लायर, 5 × मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर है यहाँ पर 5 × मल्टीप्लायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। क्यों करना है यार, जिंदगी में जब चीजें आसान हो तो क्यों उसको मुश्किल करना है, हाँ ठीक है, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दो इक्वेशन बनाओगे, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे, नहीं यार, ये स्पेशल केसेस को ऐसे सॉल्व कर लो इसे। तो क्या करें, बट 2 इक्वेशन आर सेम मल्टीप्लाई, मतलब बेटा मल्टीप्लायर सेम होने का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि मल्टीप्लायर खत्म हो गया, मल्टीप्लायर है, सेम है, उसकी वजह से ही मैं लिख पा रहा हूं A/C, वरना तो मैं लिख भी नहीं पाता। इसका ये मतलब नहीं है कि A 4 है और C 3 है, A 4 × मल्टीप्लायर है, C 3 × मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर सेम हो गया तो मल्टीप्लायर कट गए, इसलिए रेशियो में निकाल पाया। समझ में आई बात की नहीं, मल्टीप्लायर अपने आप में एक अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है, आपको पहली बार समझ में आ रही है, किताबों से पढ़े थे सब समझ में आया था क्या, नहीं, हम कहां सोचते हैं रेशियो में, हम तो रट के लगा लेते हैं रेशियो। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, अब ये A × C पूछ ले सवाल में, नन ऑफ दीस दिया हो, लोग तब भी लगा के बाहर आ जाएंगे, जैसे आपने वहां 10 में 10 लगा दिया था आंसर। ठीक है, बचा ले रहा हूं मैं तुमको, लेकिन SSC के बच्चे ऐसा पढ़ना नहीं चाहते, समझ रहे हो आप, बाजार में मैं इसलिए बदनाम हूं क्योंकि मैं ठीक से पढ़ाता हूं, समझे। जिस शहर में सबके पेट निकले होते हैं ना, वहां पर जिसका पेट अंदर होता है वो ऑड वन आउट होता है, लोग बोलते हैं इसका तो पेट अंदर है, बीमारी है इसको। ठीक है, क्योंकि नॉर्म कैसे बनता है, नॉर्म बनता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की थिंकिंग से, समझ में आया कि नहीं, हाँ जी, यही प्रॉब्लम, लोगों से सीखना ही नहीं है, बच्चों के अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है, भले ही उनका सिलेक्शन ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उनको सीखने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं, वो बस खुश होके जाना चाहते हैं रोज। ठीक है, दिमाग काम ना करना पड़े, टीचर सवाल लगाए, 4 मीठी मीठी बातें बोले, और टीचर के फॉर्मूले में उत्तर डालते रहे, क्वेश्चन डालते रहे, वैल्यू आती रही, खुश हैं। आता कुछ नहीं, अभी बैठ जाए हमारे सामने, रुला दूंगा, मैं बता रहा हूँ बच्चों को, बुला दो, 20 सवाल दूंगा, 19 नहीं लगा पाएंगे, बस क्या होगा, थोड़ा लॉजिकल होगा सवाल, कुछ नहीं होगा, बेसिक होगा, लॉजिकल होगा, लगेगा नहीं उनसे, हिलेगा नहीं सवाल। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वैल्यू डाल डाल के खुश रहते हैं लोग, हमेशा लगता है उनको मैथ्स आती है। ठीक, काम भी चल जाता है, पेपर आसान आता है तो उनका भी काम चल जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा होगा। एक बार जहां पेपर थोड़ा लॉजिकल हुआ, कहानी खत्म, खलास। ठीक है, सवाल देखो, 12वां सवाल लगाओ। मेन और वुमेन का रेशियो 7:9 है, एक ऑफिस में वुमेन ज्यादा हैं, कौन सी ऑफिस है। ठीक है, ऑफिस में ऐसा होता नहीं है, लड़कियां कमी होती हैं, लड़के ज्यादा होते हैं, बट यहाँ पर ज्यादा है, सरकारी नौकरी तो नहीं हो सकती। If number of working women in the office is 189, then total number of men and women in the office, ठीक है। तो बेसिकली
बहुत आसान सवाल है, मल्टीप्लायर की प्रैक्टिस है तुम्हारी, ठीक है। मैन और वुमेन 7:9 आपको दिया हुआ है और कह रहा है जो वुमेन है भाई ऑब्वियसली ऑफिस में है तो वर्किंग वुमेन ही होंगी। ये वैल्यू तुम्हें 189 दिया हुआ है, तो 9 यूनिट दिया हुआ है तो मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं हम। कैसे निकलेगा? आप कहोगे 9 दूनी 18, 9 एकम 9, बेसिकली 21 गुना है, डिवाइड कर लो। तो ये वैल्यू भी क्या होगी? 21 गुना होगी। 21 इंटू 7 कर लो, 147 बन गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया? नहीं भाई, टोटल नंबर पूछा है, ठीक है ठीक है, टोटल पूछा था। तो बेसिकली 7 9 16 करना था मुझे, 16 इंटू 21 करना था, या फिर इन दोनों को जोड़ लो आप। 14 18 32 हो गया, 336 आ जाएगा, या फिर आप ऐसा कर लो 16 इंटू 21 कर लो, तो 16 दूना 32, 336 इससे भी आ जाएगा, ठीक है। क्या हम यहां पर देख सकते थे कि मेरा आंसर किसी से डिवाइड होगा या नहीं? देख सकते हैं, इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। यहां पर मेरा आंसर 16 का मल्टीपल होना ही होना है, राइट। 16 का मल्टीपल इसलिए होना है क्योंकि टोटल 16 है। और एक चीज और क्लियर है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, वुमेन्स 9 है, ये वैल्यू 189 है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां पर इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। भाई 9 में आप किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके 189 नहीं ला सकते, क्योंकि 189 खुद 9 का मल्टीपल है। वी हैव टू मल्टीप्लाई विद इंटीजर। एक ऑड नंबर को मुझे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मुझे एक ऑड इंटीजर मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता है। तो क्लियर है कि मेरा आंसर 16 का मल्टीपल होगा। अब 16 का मल्टीपल बस देखना कहीं दो ऑप्शन ना हो, जैसे 16 दूना 32 नहीं है, ये तो होना ही नहीं, तो ऑड नंबर है। 16 दूना 32 40 ये भी नहीं है, तो एक ही आंसर होगा, वो होगा ए। ओके, एक ही आंसर है 16 का मल्टीपल। तो थोड़ी थोड़ी मल्टीपल में मैं नहीं कर रहा, मल्टीपल कभी यूज नहीं करना है, बट क्लियर कट केसेस में यूज करना है, जैसे यहां कर सकते हो आप, ठीक है। 13वां सवाल देखिए, सवाल नंबर 13। पोल क्यों नहीं खुल रहा है? पोल ही नहीं खुल रहा है यार, इस सवाल में पोल ही बंद हो गया। अच्छा, पिछला पोल जारी है इसलिए पोल नहीं, पोल खोल दिया। क्या लीस्ट इंटीजर होगा जो हम ऐड करें दोनों टर्म्स में 6 और 11 के, कि ये रेशियो 9:13 से बड़ा हो जाए? बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब अमेजिंग क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर मेरा फेवरेट है, ये बैच भी 13 तारीख को शुरू हुआ था, अर्जुन याद है आपको? ठीक है, 13 इज माय फेवरेट नंबर, सो 13 नंबर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑलवेज अ स्पेशल क्वेश्चन, वेरी स्पेशल क्वेश्चन। करेक्ट, कौन सा नंबर हम 6 और 11 में ऐड करें कि हमारा नंबर 9/13 से बड़ा हो जाए? ठीक है, तो एक तरह से फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली हमारे पास 9 है और 13 है, हम करें हम 9 में x जोड़ दें, 13 में x जोड़ दें, और नहीं ऐसा नहीं करना है, हम 6 में x जोड़ दें और हम 11 में x जोड़ दें, और हम ये चाहते हैं कि नंबर 9/13 से बड़ा हो जाए। और देखना कौन सा वो सबसे छोटा नंबर हो कि करने से ये उत्तर आ जाए मेरा, सबसे छोटा नंबर, ऐसा हम चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इससे बड़ा हो जाए, तो x की वैल्यू क्या होगी ये मुझे सॉल्व करना है। कर लेते हैं, ये a/b है, c/d है, तो 13 से बेसिकली होता क्या है, इसको अगर सॉल्व करने आप जाओगे तो बनेगा 13 इंटू 6 प्लस एक्स। ये बस ध्यान रखना कि इसको इधर लाना होता है, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ग्रेटर देन लगाओगे, इसको इक्वालिटी बोलते हैं, इक्वल नहीं है, ये बनेगा 9 इंटू 11 प्लस एक्स। 13 6 78 होता है, प्लस 13x बनेगा, ग्रेटर देन ये 99 है प्लस 9x है। अब ये 13x है, 9x है, 9x को उधर लाएंगे तो ये बनेगा 4x, ग्रेटर देन 99 माइनस 17। तो जैसे इक्वेशन होती है ऐसे ही इनइक्वालिटी कहलाती है, असमीका बोलते हैं इसको, इक्वेशन नहीं है, बट असमीका में थोड़ा सावधानी बहुत जरूरी है कि ये डब्बा ऐसे नहीं उल्टा ना कर देना। 4x की वैल्यू जो होगी, ये 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई? 21/4 से बड़ी आई। सॉल्व इक्वेशन की तरह ही कर रहे हैं, बट ये ध्यान रख रहे हैं कि ये साइन उल्टा पुल्टा ना कर दो, ठीक है। तो 4 पंचे 20 हो गया, 4.525 हो गया। अब x की वैल्यू हमारी 5.25 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि x इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और छोटा होना चाहिए सबसे। तो 5.25 अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊं यहां पर, तो यहां 5 होगा, यहां 6 होगा, यहां 7 होगा, यहां 8 होगा, ऐसे 5.25 कहीं यहां होगा। मेरे क्वेश्चन में वैल्यू सॉल्व होके क्या आई कि मुझे 5.25 से बड़े इंटीजर लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है आगे से बड़ा। भाई x 5.25 से बड़ा इंटीजर होना चाहिए, 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, हमें बताना है सबसे छोटा। 6 मेरा आंसर हो गया, आंसर हो गया सी। एलसीएम लेके नहीं कर सकते क्या डिफरेंस का? भैया ये इक्वालिटी नहीं है बेटा, ये है इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब मैं आता हूं एक दूसरा तरीका बताता हूं, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन चेक करना। ऑप्शन चेक करने का तरीका, बस एक चीज का ध्यान रखना, आप जब भी आप कभी भी
लेट अस से बना रहे हैं इनइक्वालिटी, तो ध्यान रखना इधर का जो न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर आप इधर लेके आओगे। 13 इंटू 6 प्लस एक्स करना है आपको, ध्यान रखना, उल्टा नहीं करना है। अब ऑप्शन चेक करते समय क्या करेंगे, ठीक है, ऑप्शन अगर आपको चेक करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ऑप्शन चेक करने का एक तरीका है यहां। ऐसा नहीं कि उठा के पहला ऑप्शन चेक कर लिया फिर दूसरा कर लिया, नहीं। क्वेश्चन ने बोला है लीस्ट इंटीजर, इसका यह मतलब है कि भाई कुछ जोड़ने से कई सारी वैल्यूज पे ये बड़ा हो जाएगा, हमें सबसे छोटा पता करना है। तो ऑप्शन में जो सबसे छोटी वैल्यू हो, चाहे जहां हो उसको खोजो और वहां से चेक करना शुरू करो। जैसे हम 5 खोज लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 5 है, वो ए ऑप्शन भी है, बट ये 5 कहीं भी होता है हमें खोज के लाना पड़ता। हमें इस ऑप्शन में सबसे छोटी वैल्यू से ही चेक करना शुरू करना है। हम 8 नहीं चेक कर सकते, पहले 8 पे मान लिया चेक किया, आ भी गया, 8 इस ऑप्शन की हाईएस्ट वैल्यू है, मैं उसको लगा नहीं सकता हूं, क्या पता 7 पे भी सही हो रहा हो। समझ में आई बात की नहीं? तो हम 5 पहले चेक करेंगे, तो ऐसा करेंगे 6 में 5 जोड़ा कितना बनेगा 11, 11 में 5 जोड़ा बनेगा 16, और ये वैल्यू हमारी है 9/13। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन बड़ा है। जब भी 2 डिजिट के नंबर हो तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो कि 2 डिजिट में कोई वो परसेंटेज अप्रोच नहीं लगानी, जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 इंटू 13 बनेगा 143, 16 इंटू 9 बनेगा 144। आप कहोगे ये बड़ा है, अगर यहां ये बड़ा है तो यहां भी ये बड़ा होगा, यानी दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू से बड़ी है। क्या हमें ये चाहिए? नहीं। व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर व्हिच वाज एडेड टू बोथ टर्म्स दैट विल मेक रेशियो ग्रेटर देन 9/13। यहां तो लेस देन 9/13 आ गया, तो 5 हमारा गलत हो गया। 5 के बाद अगला ऑप्शन कौन सा चेक करेंगे हम? अब उससे जस्ट बड़ा, क्योंकि 5 गलत हो गया, अब 6 चेक करेंगे। 6 चेक करेंगे तो 6 में 6 जोड़ेंगे बनेगा 12, 11 में 6 जोड़ेंगे बनेगा 17, और यहां पर तो 9/13 ही है। फिर देखो 12 इंटू 13 इधर लिखेंगे होता है 156, 17 इंटू 9 होता है 153। ये बड़ा हो गया और हमें यही चाहिए था, इसलिए मेरा 6 उत्तर करेक्ट है। 5 पे तो हुआ नहीं था, 6 पे हो गया, तो वही 6 नंबर है जो जोड़ने से बात बन जाएगी। और हम छोटे से ही चेक कर रहे हैं, तो 6 करेक्ट हो गया, हमें 7 पे जाने की जरूरत नहीं। आप 7 चेक करोगे 7 पे भी सही होगा, 8 चेक करोगे 8 पे भी सही होगा, लेकिन हमें 7 8 लगाने नहीं है, हमें 6 पे पहली बार मिल गया, करेक्ट है। तो ऐसे ऑप्शन चेक कर सकते हैं और ऐसे इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व करने का तरीका है प्रॉपर, और ये ऑप्शन चेक करने का तरीका है। लेकिन हो सकता है, सोचो यहां 4 होता, ये 5 होता और 6 भी ऑप्शन में होता, तो एक ऑप्शन और चेक करना पड़ता, ठीक है, एक ऑप्शन और चेक करना पड़ता। सुदर्शन जी कह रहे हैं कि अगर 4x नेगेटिव होता तो क्या x की वैल्यू -0.25 से बड़ा होता? मैथमेटिकली यस, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है एडेड। अगर एडेड बोला है तो जिसने भी सवाल बनाया है, अगर वो नेगेटिव में इंटीजर जा रहा है, तो कहने का मतलब है थोड़ा सा मैथमेटिकली लॉजिकल सवाल नहीं बनाया। ठीक है, अगर -5.25 से बड़ा आता तो हम कहते हैं x की वैल्यू -5 है। -5.25 कहां आता है आपको पता है? -4 यहां आता है, -5 यहां आता है, तो -5.25 यहां आता, ऐसे -5.25 से जस्ट बड़ा इंटीजर -5 होता। क्लियर? लेकिन जब इसको जोड़ा गया है तो उसका नेगेटिव आना क्या करता है? उस भावना को ही तोड़ देता है ना। इट्स लाइक दिस कि टिंडर पे तुमने अपने आप को मैच किया, किसी ने लड़की की फोटो लगा रखी थी, बहुत लोग के साथ हुआ ऐसा, मिलने गए पता लगा वो भी लड़का है। अब कहने का मतलब है वो भी डेट है भाई, हम कैसे कह देंगे वो गलत है? ठीक है भाई, कानूनन सब कुछ है। तो आप कहोगे भावनाओं के साथ खेल हुआ कि नहीं हुआ? यस। क्या आप बुरा मानोगे? यस। अब कहोगे जोड़ने को बोल रहे हो कि तुम क्या जोड़े, और फिर वो वैल्यू तुमने नेगेटिव दे दी, तो घटाना हो गया ना। शुरू में बता देते, शुरू में बता देते ना हमको, हम नहीं इंटरेस्टेड होते, हम नहीं आते। मेरे दोस्त के साथ हुआ है चीज टिंडर पे, बेचारा इतना दुखी हुआ उस दिन आके कि पूछो नहीं, बहुत दुखी था बेचारा। हाँ जी। तो लेट्स थिंक अबाउट इट। एक्स नेगेटिव आ सकता है, मैं मैथमेटिकली नहीं बोलूंगा कि वो गलत है, और जिसने सवाल बनाया है उसको 2 बातें सुनाऊंगा तुम्हें, ठीक है कि भाई ये क्या है, जब जोड़ने को बोले तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, क्या मजाक है, सीधे बोल देते पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि भाई x y x + y x - y रेशियो x y 8 1 252 के बराबर है, आपको 1/x रेशियो 1/y निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखो यहां पर मजेदार सवाल इसलिए है कि भाई x+ मैं सिर्फ इन 2 वैल्यू से ही सब जो निकालना है वो निकाल सकता हूं। मेरे को क्या निकालना है? 1/x रेशियो 1/y। इसका मतलब पता है क्या है? आप x y से गुणा कर दो, ये y रेशियो x है। मैंने बताया था ना कि जब 2 फ्रैक्शंस का रेशियो निकालना तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले, आपको y रेशियो x निकालना है। और y रेशियो x अगर आपको निकालना है तो x + y बटा x - y अगर मैंने लिखा तो इसकी वैल्यू 8/1 आई, इसकी वैल्यू 8/1 हो गई। अब x + y बटे x - y अगर 8/1 है तो मैं यहां कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाता हूं। कल ही बताया था मैंने, इसका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो x/y ही होता है।
आपको पता है एक्स बटे वाई का कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो ये होता है, फिर से लगा दो तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 8 1 9 8 माइनस 1 7, ये वैल्यू हो गई। क्लियर है सभी को? तो x बटा बेसिकली ये 2x बटा 2y आएगा, 2 2 कट जाता है। आप ये ध्यान रखो कि ये जब भी दिया हो तो इसका कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो ये आएगा, ध्यान रखो इसको। x बटे वाई 9 बटे 7 आ गया, तुम्हें y बटे x चाहिए, आपने कहा ये 7 बटे 9 आ गया, तो ये वैल्यू आपकी 7 बटे 9 आ गई, आंसर है ए। आप कहोगे सर ये क्यों दिया फिर आपने x इंटू वाई? आप एक मजेदार बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना यार। तुमने कहा मेरा x 9 है और y 7 है, जरा x इंटू वाई यहां निकालो, या छोड़ो इसको। इसी सवाल में मान लिया मैं आपसे पूछ लूं कि x प्लस वाई क्या है, बताओ x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा क्या भाई? x और y का रेशियो निकला है, x प्लस वाई आप कहोगे 16 यूनिट है, आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा कि नहीं होगा? मैं बोल रहा हूं आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा कि नहीं होगा, बोलो ट्रू है या फॉल्स है। मैं कह रहा हूं आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा, ये मेरी बात ट्रू है या फॉल्स है, आपको बस यही बताना है। मेरी बात ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है, बता दो जरा। मैं कह रहा हूं आंसर इसका कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा एक्स प्लस वाई का, बताओ ट्रू है या फॉल्स है? आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा, मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर एक्स प्लस वाई पूछा जाता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? 64% लोग बोल रहे हैं ट्रू है, 35% लोग बोल रहे हैं फॉल्स है। चलो पोल खत्म हो, देखते हैं भाई, फिर पोल खोलते हैं, क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा। ओके अच्छा, तो रिजल्ट ये है कि 62-60% लोगों ने बोला कि ट्रू है, मतलब कि इसका आंसर सी एंड डी होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि जो ट्रू बोल रहे हैं वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कुछ मजेदार बात है, ये जो x इंटू वाई दिया है इसमें मल्टीप्लायर का स्क्वायर भी है। x इंटू वाई में तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो समझ में आता है, मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर कट जाएगा, ये नहीं कटने वाला। तो बेसिकली है क्या, मैं समझाता हूं तुमको। ये बात कुछ ऐसी है कि ये है 7 9 16 के, ये x माइनस वाई करोगे तो ये वैल्यू -2 के आ जाएगी, सॉरी ये 2 के आ जाएगी, ऐसा होगा, मैं मल्टीप्लायर लिख रहा हूं। ये वैल्यू जो आएगी ये 7 9 63 इंटू के स्क्वायर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? दैट इज व्हाट इज। अब एक एक के तुम काट दो, तो रेशियो जो ये लिखा हुआ है इसमें तीसरी जो वैल्यू आपको दी है ना, ये तीसरी वैल्यू, इसमें एक के छुपा हुआ है, राइट? तो मजेदार बात ये है कि ये जो 8 है इसको लिखो 8, इसको 16 करके लिखते हैं, यहां ये 16 लिख देते हैं इसको, 8 को दुना कर दो 16 बन जाएगा, 1 को दुना कर दो 2 बन जाएगा, ये जो 252 है ना इसको 2 गुना करो 504 बनेगा। ये जो 504 है ये 63 इंटू के की वैल्यू दी हुई है, यहां के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 504 बटे 63, 8 गुना बनेगा। बेसिकली इस सवाल में तुम्हें मल्टीप्लायर मालूम है, ये छुपा हुआ मल्टीप्लायर है, यहाँ पता नहीं चलता है, के की वैल्यू 8 है, और मल्टीप्लायर अगर 8 है तो बेसिकली मुझे x पता है, x की वैल्यू कितनी है, मैंने एक रेशियो लिखा 16 2 504 ऐसा लिखा है ये रेशियो, और इससे मैंने बताया कि आपकी जो k की वैल्यू आई ये 8 है, k अगर 8 आया तो ये 16 8 128 है, x मेरा 16 8 128 है, y मेरा 2 8 16 है, तो x प्लस वाई कितना है 144 के बराबर है, आंसर है। छुपा हुआ मल्टीप्लायर देखा आपने, मजा आया? ये ध्यान रखना जब भी रेशियो में कोई एक टर्म ऐसा दिया हो जिसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर हो और वो भी रेशियो की वैल्यू दी हो, तो वी कैन फाइंड आउट मल्टीप्लायर, यहां x और y का मल्टीप्लायर निकाला जा सकता है। 16 के 2 के कैसे यार, मुझे कंपेयर करना था, यहां 8 और 1 लिखा था, लेकिन यहां जब मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख रहा हूं, ये देखो यहां पर वैल्यू लिखी मैंने, जब मैंने x और y का रेशियो निकाला है तो क्या आया मुझे, x और y की वैल्यू 9 और 7 आई, तो अगर मैं x प्लस वाई यहां लिखूं तो ये 16 बनेगा ना, मैं x माइनस वाई लिखूं तो क्या बनेगा, 2 बनेगा ना, तो मैं वही लिख रहा हूं कि x प्लस वाई 16 9 और 7 की वजह से, 9 7 की वजह से 2, और 9 और 7 का प्रोडक्ट कितना हुआ 63 इंटू के, तो 16 के 2 के 63 के स्क्वायर, फिर मैंने कहा 16 2 63 के एक के काट दिया। अब मैंने कहा यहां एक के मौजूद है, ये जो रेशियो है 8 1 252, इस 8 को मैंने लिखा 16, इस 1 को लिखा मैंने 2, इस 252 को लिखा 504, तो मैं वही कर रहा हूं, ये 16 से 16 मैच कर गया, ये 2 से 2 मैच कर गया, तो ये भी तो मैच करना चाहिए, तो यहां से मेरा मल्टीप्लायर निकल गया कि के की वैल्यू 8 के बराबर है। 128 x प्लस वाई होगा नहीं, 128 x की वैल्यू है, अच्छा सॉरी 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 बेटा, सही बोल रहा हूं, लड़का सही बोल रहा है, मैंने गलत लिखा है, गलत लिखा है। कौन सा लड़का है, नाम क्या है इसका, मानसी, मानसी थैंक यू, आपने बिल्कुल सही बोला यार, ये जो रेशियो लिखा हुआ है ना ये x प्लस वाई ही लिखा हुआ था, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, x प्लस वाई की वैल्यू 16 इंटू मल्टीप्लायर आएगी, तो 16 इंटू 8 आएगी x प्लस वाई की वैल्यू सीधे, सही बोला आपने 128। कौन कॉल कर रहा है, कोई कॉल उठा ही लेता हूँ। हेलो कौन बोल रहा है, हाँ जी कौन बोल रहा है,
यार मैं क्लास में हूँ अभी, क्लास के बाद कॉल कर लोगे आप? ठीक है, मानसी जी ने सही बताया, वरना तो अभी गड़बड़ हो जाता हूँ हम लोग। ठीक है, 63k² 252 बेटा नहीं है, समझिएगा। 63k² 252 नहीं है। आप पहले इसको तो देखो ना, ऐसे थोड़ा ना कंपैरिजन कर लोगे। ये 8 1 252 है। फिर अगर तुम इसको लिख रहे हो कि भाई ये 16k है, ये मेरा 2k है, तो ये 63k² है ना। तुम कह रहे हो ये दोनों मैच कर नहीं रहे हैं और हम इसको मैच करा देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? पहले आप इन दोनों को तो मैच कराओ, इसलिए मैंने कहा के वाले काट लेते हैं। अब ये अगर 16 और 2 है तो ये भी तो 16 और 2 बनाओ। तो जब इसको 16 और 2 बनाओगे रेशियो मेंटेन करने के लिए, वैल्यू 504 बनेगी। जब ये दोनों मैच कर जाएंगे तब हम बोलेंगे ना कि ये इसके बराबर है। ऐसे थोड़ा ना कि कुछ भी बोल देंगे, समझे ना मेरी बात को? ये थोड़ा ना कि जहां कहीं भी मैच करा लो कुछ भी, पहले इसको तो सेम बनाओ यार, तब कंपैरिजन होगा ना। 15वां सवाल देखिए, बाइक कार और ट्रेन की गतियां नहीं, 5 6 7 में टाइम का रेशियो बता दो। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का थोड़ा सा ज्ञान चाहिए आपको, और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपको बताना है। सेम डिस्टेंस दिया हुआ है, पहले समझते हैं क्या मीनिंग है इसका। सेम डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड और टाइम का गुणा डिस्टेंस होता है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड रेशियो क्या होगा? मैंने प्रोपोर्शनलिटी बढ़ाई है, टाइम का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसेंशियली अगर मुझे टाइम रेशियो निकालना है, T1 रेशियो T2 रेशियो T3, तो ये तीनों रेशियो बेसिकली बनते हैं 1/S1 रेशियो 1/S2 रेशियो 1/S3। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू बनेगी S2 S3, ये बनेगी S3 S1 और ये वैल्यू बनेगी S1 S2। अब देखो हुआ क्या है, अगर मुझे कोई भी रेशियो दिया हो और मुझे उसके रेसिप्रोकल का रेशियो निकालना हो, रेसिप्रोकल हुआ उल्टा रेशियो निकालना हो, तो ध्यान से देखना, ये अगर मैं मान लूं S1 है S2 है S3 है, तो इधर लिखते समय मुझे क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है। तो इसको ऐसे समझो, जब मैं S1 के करस्पॉन्डिंग 1/S1 के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू लिख रहा हूं जो T1 है मेरा, तो मैं 6 और 7 का गुणा करूंगा, 42 लिखूंगा। जब मैं इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखना चाहूंगा तो 5 और 7 का गुणा करूंगा, तो वो 35 बनेगा। जब मैं इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखूंगा तो इसका गुणा करूंगा, 5 6 30 बनेगा। 42 35 30 आ गया, राइट? दैट्स हाउ इट इज। तो अगर आपको कभी भी स्पीड रेशियो दिया हो और टाइम रेशियो लिखना हो, डिस्टेंस सेम हो, तो आप सीधे लिख सकते हो। इसको मैं एक तरीके से और समझाऊंगा जो एग्जाम में आ सकता है। कभी आपको दिया हो 2a बराबर 3b बराबर 5c, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे ABC का रेशियो निकाल दो, यहां भी वही काम करना है। जब मुझे a का वैल्यू लिखना हो तो मैं 3 और 5 का गुणा करूंगा, 15। जब मुझे b का वैल्यू लिखना हो तो मैं 2 और 5 का गुणा करूंगा, 10। जब मुझे c का वैल्यू लिखना होगा तो मैं 2 और 3 का गुणा करूंगा, 6। और ऐसा क्यों हुआ? इसका सिंपल सा कारण है। आप इसको मान लो k, तो आप कहोगे a की वैल्यू है k/2, b की वैल्यू है k/3, c की वैल्यू है k/5, ऐसा आएगा। अब मुझे अगर ABC का रेशियो निकालना है तो आप कर क्या रहे हो? बेसिक 1/2 1/3 1/5, 2 3 5 से गुणा कर दो, तो यहां बनेगा 3 × 5, यहां बनेगा 2 × 5, यहां बनेगा 2 × 3। क्या हुआ अल्टीमेटली? जब मैं ये वैल्यू लिख रहा हूं a, तो मैं 3 और 5 का गुणा कर रहा हूं। जब मैं b लिख रहा हूं तो मैं 2 और 5 का गुणा कर रहा हूं। जब मैं c लिख रहा हूं तो 2 और 3 का गुणा कर रहा हूं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है एज ए कॉन्सेप्ट। कभी ऐसा एक्सप्रेशन आए और ABC का वैल्यू लिखना है तो डायरेक्टली इस तरीके से आप लिख सकते हो कि जब a लिखना है तो b और c के कोएफिशिएंट में गुणा कर लेंगे, जब b लिखना हो तो a और c के कोएफिशिएंट गुणा कर लेंगे, जब c लिखना हो तो। ऑलराइट, तो बेटा आज इतने ही प्रश्न करेंगे हम लोग। अब जिनके डाउट्स हैं जरा छोड़ो हमारे ऊपर। जो भी क्लास में नहीं समझ आया सबसे पहले उस चीज को ध्यान से देखना। अनुराग जी कह रहे हैं when you launch your book yesterday you were talking with someone about issues in launch of book you are going to क्लास में। अच्छा, आपने मेरी पूरी बात सुन ली? ओके, चल रहा है बेटा, फाइट बेटा जारी है। ठीक है, किताब रेडी है, सारा कंटेंट रेडी है, बस छपाने में ही 75 इश्यूज हैं बुक के। ठीक है, एनीवे आ जाएगी आपके सामने जल्दी, चिंता ना करें, लगे पड़े हैं उसी में। अगला सवाल देखिए, सेम बात, स्टडी यू वर टॉकिंग टू समवन। 2 सवाल एक बार, ऐसा मत बोलिए। अच्छा, 12वें सवाल कोई पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 जैसा हमेशा मल्टीप्लायर काम करेगा या एक्सेप्शन भी होता है? कौन सा एक्सेप्शन मल्टीप्लायर में यार प्रीतम? मल्टीप्लायर को तहे दिल से समझ लो, ऐसा कोई एक्सेप्शन थोड़े ना होता है। यहाँ क्या एक्सेप्शन है? आपने कहा 9 21 गुना है, अच्छा आप करो 16 से मल्टीपल वाला। नहीं, मल्टीपल तो घटाले वाली चीज है। मल्टीपल में आपको ये सोचना चाहिए हर बार कि भाई मल्टीपल बनेगा तो क्यों बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कहा मैं 16 यूनिट निकालने जा रहा हूं। अब किसी चीज का 16 यूनिट, 16 का मल्टीपल कब होगा? जब आपका मल्टीप्लायर पक्का इंटीजर हो। अगर आपका मल्टीप्लायर मान लिया, मैं बोल दूं ऐसे है, मान लिया बोल देता हूं, मेरी मर्जी है, कि एक इंटीजर बटा 4 है लेट्स से, तो 4 से कट के 4 चौका 16 बन जाएगा, तो 4 का ही मल्टीपल बचेगा, 16 का नहीं रहेगा।
तो वी हैव टू जस्ट सी कि मेरा जो मल्टीप्लायर है, जो मैं 16 इंटू समथिंग सोच रहा हूं, क्या ये समथिंग इंटीजर है? अगर इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको यहां क्या समझा रहा था कि भाई ये 9 है और ये 189 है। अब एक मेरे पास ऑड इंटीजर है, यहां भी एक ऑड इंटीजर बन रहा है, ठीक है। तो ये ऑड इंटीजर इंटू ऑड इंटीजर वाला मामला है, तभी ऐसा होगा कि ऑड इंटीजर मिलेगा मुझे। क्या इसकी गारंटी है? नहीं। यहां भी एक तरीका है जो गड़बड़ा सकता है मामला। आप देखो 9 में अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो भी बात बन गई कि नहीं बन गई? yes. तो भी मेरा ऑड इंटीजर आ गया। तो यहां भी आपका मल्टीप्लायर फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन यहां क्यों नहीं होगा इसका कारण बता रहा हूं। यहां इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आपने बटा 9 कंसीडर किया, मान लिया मैं कहता ये 179 होगा, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि ये जो मेन है ये भी 7 इंटू 179/9 बनेगा। अब ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मेन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि अगर दो रेशियोज हैं, दोनों ऑड हैं, 7 भी है 9 भी है, तो अगर ये दोनों इंटीजर बनने हैं तो मुझे इंटीजर मल्टीप्लायर चाहिए, क्योंकि अगर आप एक फ्रैक्शन मल्टीप्लायर चूज करोगे तो वो फ्रैक्शन मल्टीप्लायर में भी वुमेन को इंटीजर बना दे, जैसे बटा 9 होगा तो वुमेन इंटीजर बन जाएगी, मेन नहीं बनेगा। और अगर कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लायर ऐसा है जो मेन को इंटीजर बना दे और फ्रैक्शन में 7 हो, तो वुमेन फ्रैक्शन में हो जाएंगी। तो अगर दोनों ऑड नंबर्स होते हैं तो ये श्योरिटी हो जाती है कि हमारा मल्टीप्लायर इंटीजर है, अगर मेन और वुमेन की बात हो रही है, जो दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा कि आपने पूछा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। राइट बेटा, समझ में आ गया ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर -8 अगेन। -8 कौन सा सवाल कराया मैंने आज? अच्छा 8 अगेन नहीं, डाउट पूछो क्या है। ये बेटा थियरी में एक्सप्लेन किया है, तो आपको एक काम करना है, इस सवाल को समझना अगर है तो प्लीज थियरी को रिवाइज करो। थियरी रिवाइज करोगे आपको इस सवाल समझ में आ जाएगा कैसे कर रहा हूं। ठीक है, आपकी बुक प्री और मेंस दोनों के लिए यूजफुल है क्या? जी हाँ दीपांचल जी, मेरी बुक प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है। मेरे प्री में 122 नंबर हैं, मैथ में सिर्फ 18 नंबर हैं। प्लीज गाइड में बेटा, मेहनत करो। 18 नंबर का मतलब आपको फंडे अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं। नाम लूजर मत रखो। तुम ही शायद यूट्यूब पे लूजर नाम रखे थे, तो मैंने बोला था ये नाम चेंज करो। पहले नाम चेंज करो। नाम से भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या चलता है ये दिखाता है। लूजर कह के आप क्या चाहते हो, मतलब क्या अटेंशन लेना चाहते हो, या अपने आपको मैसेज दे रहे हो कि मैं तो लूजर हूं। नाम चेंज करो। बोले नाम रखना तो अच्छा तो रखो यार, कुछ भुकाली सा नाम रखो, अर्जुना ही रख लो। ऐसे नाम क्यों रखते हो लूजर है? प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है, चलो एक सवाल देखते हैं। एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत भार दिया हुआ है। जब औसत भार इतने वाले 5 व्यक्ति सम्मिलित होते हैं और 75 किलो औसत भार वाले 13 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं, तो समूह के व्यक्तियों का औसत भार 1.65 किलोग्राम कम हो जाता है। प्रारंभ में समूह में कितने व्यक्ति थे? देखो बच्चे ने उत्तर भी लिख दिया। उत्तर मत दिया करो, उत्तर तो हम निकाल ही देंगे। ठीक है, तो देखो ऐसा है, कुछ लोग हैं, एक्स लोग हैं, 72 इनका औसत वजन है। जब औसत 5 लोग आए, कितना लेके आए? 66.6 लेकर आए। और क्या हुआ? 13 व्यक्ति जा रहे हैं, 13 व्यक्ति चले गए, तो 13 व्यक्तियों का 75 था, ये भी चले गए, तो औसत भार कह रहा है 1.65 कम हो गया। तो यानी ये जो वैल्यू थी ये अब 1.65 लेस हो गई। तो मैं क्या कहूं कि इसका डेविएशन 1.65 ज्यादा हो गया। yes. इसका डेविएशन काइंड ऑफ जो औसत भार कम होगा तो इस पर्टिकुलर का डेविएशन 1.65 उस पर्टिकुलर नंबर से एक्स्ट्रा हो गया। ऐसे समझ सकते हैं, राइट? तो जो नया औसत भार है वो है कितना? तो आप कहोगे इससे 1.65 कम कर लें, 72 में 1 कम करेंगे 71 आएगा, 71 में 0.65 कम कर लेंगे तो बेसिकली 70.35 मेरा औसत है। ये करंट औसत है अभी का। इसके रेस्पेक्ट में हमें नेट डेविएशन करना है 0। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। तो जरा समझते हैं हुआ क्या है। 5 लोग आए हैं, जरा मुझे बताओ कि ये जो 5 लोग आए हैं इनसे कितना डेफिसिट क्रिएट होगा इसके रेस्पेक्ट में? तो आप कहोगे 66.6 यहां लिखते हैं, घटा लेते हैं, घटा लो। 35 और 40 हुआ 75, 40 जोड़ा 35 जोड़ा 3.75 हो गया। 3.75 ईच ये डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं और ये ग्रुप में आए हैं। दे हैव इंटर्ड द ग्रुप। ये 13 लोग ग्रुप छोड़ के गए 75 लेके, तो क्या इन्होंने भी डेफिसिट क्रिएट किया? यस, 75 यानी ज्यादा लेके चले गए इसके रेस्पेक्ट में। देयर इज अ डेफिसिट। कितना डेफिसिट है? आप कहोगे पर हेड 4.65 का डेफिसिट है। क्लियर? इज दिस द होल स्टोरी? यस। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस पर्टिकुलर केस या क्वेश्चन में, कि जो मेरे पास इस पर्टिकुलर केस में बचे हुए लोग होंगे वो होंगे x-8 टोटल। ये नेट कहानी है, अल्टीमेटली x-8 लोग मेरे पास बचे। मुझे नेट डेविएशन 0 कर देना है भाई। 72 एवरेज था, प्लस 1.65 का सरप्लस सबके पास था,
नया औसत हमारा 3.75 होगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूं 13 लोग गए हैं और 5 लोग आए हैं, 13 लोग गए हैं और 5 लोग आए हैं। तो मैं अब यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें इस डेटा को यूज करके हमें देखना है डेफिसिट और सरप्लस। तो जरा बताओ, ये 13 लोग जो गए यहां से, इन्होंने ग्रुप में कितना डेफिसिट क्रिएट किया? इसको आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा कि ग्रुप में कितना डेफिसिट इसकी वजह से आया। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा इसकी वजह से कितना डेफिसिट आया। इस डेफिसिट को बैलेंस कौन कर रहा होगा? जो ये लोग हैं। और ये कितने लोग हैं? ये x-13 लोग बचे हैं, बाकी तो चले गए। x-13 से इस टोटल डेफिसिट को बैलेंस कराओ, आपको x-13 की वैल्यू आ जाएगी, और x-13 की वैल्यू आ जाएगी तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको जरा सॉल्व करिएगा, हिंट दे दिया, अब प्लीज इसको सॉल्व कर लो प्लीज। नहीं आएगा तो पूछ लेना फिर से, जानकारी दे दी मैंने, हिंट देके छोड़ दें, कोई दिक्कत है? कर लोगे आप? एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत 32 से पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 34 से पहली 2 संख्याओं का औसत क्या है? 5 संख्याएं हैं, पहली 3 ऐसे लिख दें A B C D E, पहली 3 संख्या ये हुई, इसका औसत 32 है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? ये 34 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है, सॉरी एक मिनट, पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है और ये 34 है, और ओवरऑल औसत कह रहा है 32 है। आपको पहली 2 संख्याओं का औसत निकालना है यहां पर, ठीक है। कैसे निकलेगा? सोचते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। आप इसको सीधा करो, पहले सीधा करोगे तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे दी है 28 दुना कितना होता है? 56 नहीं, 28 तियां बनेगा 84। c प्लस डी प्लस ई लिखूंगा मैं तो ये बनेगा 34 तियां 102। और मुझे ये भी दिया है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी है? 32 पंचे 160। अब आप बताओ, ये वैल्यू मुझे 102 पता है, a प्लस बी की वैल्यू निकल जाएगी 58, a प्लस बी का औसत कितना होगा? 29। दूसरा तरीका बताऊं, सेकंड तरीका देखो, ए बी सी डी ई 5 संख्याओं का औसत 32 है, इनमें से मैं 3 संख्याओं को भगा के औसत देखना चाहता हूं, और ये 3 संख्याएं जो भागने वाली हैं इनका खुद का औसत 34 है। आप मेरे को बताओ, ये 34 लेके भागेंगे तो क्या ग्रुप में 6 का डेफिसिट क्रिएट होगा कि नहीं? यस भाई, 32 लेके भागते तो औसत बदलता ही नहीं। 3 लोग 34 लेके भाग गए, 6 लेके भाग गए, 6 का डेफिसिट क्रिएट, जो 2 लोग बचे उनमें बांट दो, 2 तिहाई 6 हो गया, 32 माइनस 3 कितना हो गया? 29। क्या बात समझ में आई? मनीष, मनीष चैट में आओ, कहां हो तुम? चैट में आओ, बोलो हाँ क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? दोनों तरीके हैं, देखो आसानी से हो गया। डेविएशन कैसा अच्छा काम कर रहा है, 5 में से 3 भगा रहा हूं, तीनों 2 ज्यादा लेके जा रहे हैं, 6 का डेफिसिट और 6 बटे 2 3 हो गया, ठीक है। चलो भैया, आज की क्लास का एक और डाउट लेना है मुझे, आखिरी डाउट, देखते हैं किसका डाउट लिया जाए। मैंने रेशियो दूसरे सर से करा हुआ है और नोट्स भी बनाए हैं, तो आपके नोट्स बनाओ। क्यों नहीं बनाओगे? हमसे पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाना पड़ेगा। अक्षय जी कह रहे हैं दिसंबर तक सिलेबस पूरा हो जाएगा क्या? अच्छा देखो, सिलेबस तो हम दिसंबर को पूरा कर दें, लेकिन अगर 10-15 क्लास एक्स्ट्रा चली जाएगी तो बुरा मानोगे क्या? क्योंकि बेटा देखो, जीवन में क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें, हम लोग भी पारिवारिक लोग हैं, कई बार जैसे बीच में क्या हुआ, ललन टॉप का एक इंटरव्यू आ गया, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मीडिया वालों को मना कर दो, दोबारा बुलाते भी नहीं, मेरे साथ हुआ है कई बार ठीक है, मना कर दिया 1-2 बार, तो अच्छे अच्छे चैनल वालों को मैंने 2021 में, वो फिर नहीं बुलाते हैं, उनको तो 10 लोग मिलेंगे ना ठीक है। तो अब ऐसी अपॉर्चुनिटी आती तो ठीक है, लगता है चलो कोई बात नहीं, एक दिन क्लास जाएगी, चले जाते हैं। तो अब होता क्या है कि देखो, जो शेड्यूल है उसमें महीने में 1-2 क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। जाहिर सी बात है वो थोड़ा जनवरी में चली जाएंगी, या कुछ क्लास में 5 क्लास प्लान है, मान लिया 7 क्लास हो गई, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो, दिसंबर 31 बहुत दिल से कोशिश करेंगे कि पूरी हो जाए, लेकिन अगर थोड़ा क्लास बढ़ गया तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? मान लिया हमने दिसंबर 31 तक 80% कर लिया, 20% बाकी रह गया, जनवरी में कर लेंगे। अब ये ना हो कि मैं 15 दिन गायब हो गया और छुट्टी मार रहा हूं इसलिए डिले हो, नहीं, प्रयास अगर ईमानदार कर रहा हूं, तुम्हें सिखा रहा हूं ना, तो हमारे बीच में कभी गैप नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी गैप नहीं आना चाहिए। आपको कुछ बुरा लगेगा मुझे बोल देना आके क्लास में। तो कोशिश मेरी यही है कि यार 31 दिसंबर तक हो जाए, बट अभी कुछ थोड़ा सा हम टारगेट से पीछे चल रहे हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पीछे चल रहे हैं शायद। तो शायद जनवरी को भी मैंने टीम को बोल दिया है कि नीट पड़ेगी तो जनवरी में भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आई बात की नहीं? ठीक है। और कोशिश करेंगे अगर एक्स्ट्रा क्लासेस लेने से काम बन जाएगा तो कर लेंगे, तो होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रयास पूरा करेंगे बेटा, जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है, लेकिन जल्दी का मतलब ऐसा भी नहीं कि ठीक से चीजें ना हो। हाँ जी, कोशिश करेंगे अच्छे से करें, तो सिखा के आपको करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10-15-20% बच जाएगा वो जुलाई में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए, ख्याल रखिए, कल मिलेंगे, ठीक है। कल नहीं है शायद क्लास, कल परसों नहीं है, हाँ
मंडे को मिलेंगे। तो एक काम करना है, शीट जो रेशियो वाली है अगर अपडेट सेक्शन में नहीं है तो डलवा दूंगा। अब आज मैंने 15 सवाल करा दिए, कुछ चीजें और सीख गया मल्टीप्लायर के बारे में। अब सारे सवाल खुद से एक बार ट्राई जरूर करना, और सोमवार को मिलेंगे और फिर सवालों के धज्जियां उड़ाना शुरू करेंगे। मंडे को क्लास का टाइमिंग आपका फिक्स है, जब भी क्लास होगी 6 बजे शाम को ही होगी, है ना यार। क्लास डेली होती है। इस वीक में मैंने बोला ना वो ललन टॉप वाला इंटरव्यू था यार एक दिन, और एक दिन दिल्ली में मीटअप था। मंडे को दिल्ली में मीटअप था, ट्यूसडे को ललन टॉप का मेरा इंटरव्यू था, तो 2 क्लासेस नहीं हो पाई, ठीक है। बट गैप्स हमेशा सोच समझ के दिए गए हैं आपको। 15 सवाल आज हो गए, 2 क्लास का गैप इसलिए कि आपको अगर मल्टीप्लायर समझ में नहीं आया तो उसको आप एक्टिवेट कर लो, ठीक है, समझ लो अच्छे से, ताकि आपको मंडे को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वरना मैं ले लेता सैटरडे संडे को भी क्लास, इसलिए नहीं करा रहा हूँ कल तो, ताकि आप थोड़ा सा उसको चीजें सीख लो ठीक से। मंडे को कर लेंगे, ठीक है। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। शीट डलवा देता हूँ अगर नहीं पढ़ाए तो। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अर्जुन की तरह वीकेंड भी रहना है। अगर मैं साथ में नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अर्जुन की तरह नहीं रहोगे। अर्जुन मोड ऑन होना चाहिए तुम्हारा। चलो बाय बाय, टेक केयर।